हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आई गेस आप लोग डीपीपी वगैरह सॉल्व कर रहे हो रेगुलरली, राइट। हम लोग इनऑर्गेनिक के आखिरी चैप्टर के कुछ आखिरी लेक्चर्स तक पहुंच चुके हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ हमारे नोट्स का रिवीजन चल रहा हो और हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार हो रही हो, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो बच्चे को ना बोरिंग लगने लग जाता है कि सर कितना रटेंगे, कितना याद करेंगे। तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको डीपीपी इसीलिए दी जा रही है कि जितनी भी थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, आप उसको अप्लाई कर पाओ, राइट। जैसे मैं बोलता नहीं हूं कि कोई भी टेस्ट जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग के दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई इससे मुझसे सवाल कैसा पूछा जा सकता है। तो एक तो जब आप खुद पढ़ रहे हो तो आप अपने दिमाग में सवाल बना रहे हो, और एक जब आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक्चुअली बैठेगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हम अप्लाई कर भी पा रहे हैं डीपीपी के क्वेश्चंस के अंदर, कि नहीं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली अप्लाई कर दो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग एक चीज और कर सकते हो। अगर आप लोग चेक करेंगे इंटरनेट पे तो एनसीईआरटी ने लैब मैनुअल डाली हुई है क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से, है ना। प्रैक्टिकल लैब मैनुअल है एनसीईआरटी की तरफ से। उसके अंदर चैप्टर जो है क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, उसकी थ्योरी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एनीवेज वो आपको गो थ्रू करनी ही पड़ेगी। जब आपके 12th के प्रैक्टिकल होंगे ना तो आपका वाइवा होगा, और आपके वाइवा के लिए आपसे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। तो एनीवेज आप वो थ्योरी गो थ्रू करने ही वाले हो। जब अभी अपन इतना डिटेल में चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार अभी उसको आंखों से निकाल लें। तो जब प्रैक्टिकल के टाइम पढ़ेंगे तो दो बातें होंगी। एक तो यार ये नहीं फील होगा कि कितना सारा रटने का है, कितना सारा रटने का है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। आपको ट्रिक्स पता है, आपको रिएक्शंस के लॉजिक पता है, कहाँ आयन एक्सचेंज होता है, कहाँ कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आपको सारी बातें भी समझ आई हुई हैं। तो एक बार अभी जब उस लैब मैनुअल को गो थ्रू कर लोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी प्रैक्टिकल के टाइम पे पढ़ना, ठीक है। और अभी याद हो जाएगा तो बात ही क्या है, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूँ रोज का काम रोज करना है, राइट। तो अभी कुछ ही लेक्चर्स और बचे हैं और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल तरोताजा रखो, क्वेश्चंस को करते रहो, ठीक है। जितने भी आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं, आंसर्स दिए जाते हैं, चेक करो कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर रिवाइज करो, दो तीन दिन में, ठीक है। जब भी संडे आता है जितना एक बार पढ़ा दिया गो थ्रू कर लो। आप लोग मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, मैंने पहले भी बोला था, क्वेश्चन लगा रहे हो मैथ्स के, फिजिक्स के, ठीक है। जब बोर हो गए, अब दिमाग लगाने का, सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, तो फिर नोट्स खोल के बैठ जाओ सॉल्ट एनालिसिस के, एक बार गो थ्रू करते रहो कि अच्छा अच्छा ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था। जब वो ट्रिक्स दिमाग में चलेंगी ना, जब वो ट्रिक्स दिमाग में चलेंगी तो आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि अच्छा मुझे कितना याद होता जा रहा है। और जब डीपीपी के क्वेश्चन टाइम सेट करके अच्छे से रिवाइज करके सॉल्व करोगे, और जब तुमसे सवाल बनने शुरू होंगे और वो भी इतने कम कम टाइम में, तब एक्चुअली वो जो फील गुड वाली चीज होगी ना अंदर से कि अरे यार मजा आ गया, मेरे को सॉल्ट एनालिसिस भी स्ट्रांग हो गया मेरा जैसे बाकी चैप्टर्स थे, जबकि मुझे बहुत खौआ था इसका कि पता नहीं कैसा चैप्टर निकलेगा, राइट। तो बेटा ये चीजें रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि अब क्या होगा, इनऑर्गेनिक के बाद आपकी फिजिकल शुरू हो जाएगी, फिर ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी, तो होगा क्या यार, इनऑर्गेनिक ना भूल जाएंगे हम। अगर इनऑर्गेनिक भूल गए तो जब फिजिकल ऑर्गेनिक खत्म करेंगे और वापस पहुंचेंगे इनऑर्गेनिक पे, तब कुछ ध्यान में ही नहीं आएगा कि क्या करा था क्या नहीं करा था। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पैकअप करके रखो, सो दैट बीच बीच में जब भी रिवाइज करते रहोगे, जब भी पढ़ते रहोगे, तो ऐसे कुछ ये नहीं लगेगा कि सब कुछ ही नया है यार, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और फिर वीडियो तो बचे हुए आपके पास है ही, जब भी कोई टॉपिक ना समझ आए वीडियो तो आप कभी भी खोल के देख ही सकते हो और सुन सकते हो, राइट। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारे सेशन के बारे में। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, हमने जब अभी सॉल्ट एनालिसिस शुरू किया था, जब हमने सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर की बातचीत शुरू करी थी, तो हम लोगों ने ना सबसे पहले रेडिकल्स के बारे में बातचीत करी थी। मैं हर लेक्चर की शुरुआत में ये बातें करता ही हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का रिविजन होता रहे, हर लेक्चर में तुम्हें वो कनेक्टिविटी फील होती रहे। तो हम लोगों ने सबसे पहले रेडिकल्स की बातें करी थी। जब रेडिकल की बात करी थी तो मैंने आपसे बात की थी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं। एसिडिक रेडिकल्स में आप एनायन की बात करते हो और बेसिक रेडिकल्स में आप कैटायंस की बात करते हो। फिर आपने एसिडिक रेडिकल के टेस्ट करे थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सबके प्रिलिमिनरी टेस्ट भी देखे थे और सबके कंफर्मेटरी टेस्ट भी देखे थे। फिर हमने बेसिक रेडिकल शुरू किया था बेटा। जब बेसिक रेडिकल शुरू किया था तो बेसिक के टेस्ट देखे थे। हम लोगों ने क्या किया था, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया था, ओरिजिनल सोल्यूशन के बाद में प्रिलिमिनरी टेस्ट करके देखा था कि किसके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, किसके क्लोराइड्स होते हैं, किसी के सल्फाइड्स होते हैं, किसी के कार्बोनेट्स होते हैं। देखी थी ये बातें अपन ने, ठीक है साहब। जब ये देख लिया था तो फिर बेटा अपन लोगों ने इनके भी कंफर्मेटरी टेस्ट करने शुरू किए थे। तुम्हें याद होगा ग्रुप 1 के पढ़े थे, 2A और 2B के पढ़े थे, 3 का पढ़ा था, 4 का पढ़ा था, 5 का पढ़ा था। ग्रुप 5 तक हमने बड़ी डिटेल में बातें करी थी। फिर हमने कहा था जो 5 तक भी नहीं आते,
जिनका डिटेक्शन ग्रुप 5 तक भी नहीं होता तो वो आपके किस में आ जाते हैं, ग्रुप 6 में आ जाते हैं। ग्रुप 6 में आपका एक ही आयन आया था, मैग्नीशियम आयन, है ना। मैग्नीशियम आयन ग्रुप 6 में आ गया था, और एक आपका आया था अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को हमने ग्रुप 0 बोला था, है ना। दोनों के टेस्ट पढ़ लिए थे, दोनों के कलर्स देख लिए थे। हर जगह कलर याद करने का, टेस्ट याद करने का, चीजों को याद करने की आपको ट्रिक बताई गई थी जितनी संभव थी। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपकी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आप पढ़ चुके हो, एस ब्लॉक में आप पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे आपको वापस से रीआइटरेट करवाया जा रहा है सो दैट आप लोगों की पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप लोगों को ध्यान रहे कि अच्छा ये बात वहां पढ़ी थी तो देखो यहाँ वापस मैंने लिस्टिंग कर दी। ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जब ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है तो आपको डिटेल में मैकेनिज्म समझा दिया, अब उसके बाद जब नेम रिएक्शंस बतानी शुरू करेंगे तो बस लिस्टिंग करेंगे कि अच्छा तुम्हें ध्यान है SN2 का वो मैकेनिज्म पढ़ा था, ये रिएक्शन वैसे हो जाती है। तुम्हें ध्यान है SN1 का वो मैकेनिज्म पढ़ा था, ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है। यही करना है बस, है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ जितनी चीजों को रिलेट करते हुए चलोगे ना उतना आपका फायदा होगा, राइट। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार आंखों से चीजें निकलेंगी, जितनी बार आंखों से चीजें निकलेंगी, कई बार पता है क्या होता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, हमें ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो चीज हम याद करके गए थे पर्पसफुली, बट कभी कभी ना आंखों से निकली हुई चीज भी ऐसे याद आ जाती है और एग्जाम में वो सवाल बन के आती है और हमें बस टिक करना होता है कि अच्छा ये तो मैंने देखा था, इसका तो मेरे को आंसर आता था। तो बेटा इस तरीके की चीजों के लिए फायदा जब होगा, इस तरीके की चीजों का बेनिफिट हम जब उठा पाएंगे जब हम रेगुलर रिविजन करेंगे। रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत मस्ट है रिविजन, है ना। चलो आई एम अज्यूमिंग यार आप लोग सिंसियर हो, ऑब्वियसली सबको अपना सिलेक्शन करवाना है, सबको बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लानी है, जेई नीट में सेलेक्ट होना है अपने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आप लोग मेहनत करोगे ही करोगे। एंड आपको इस तरीके से कंटेंट यार डिलीवर किया जा रहा है कि वो अप टू द मार्क हो, कि ऐसा ना हो कि आप घर बैठे ये सोच रहे कि अरे यार हमें तो फ्री का बैच दे दिया, हम तो क्या ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो उस लेवल का चीज आपको पढ़ाई जा रही है सो दैट आप लोग को एक सेटिस्फैक्शन होगी यार अब मास्टर की तरफ से सारी चीजें आ गई है, अब तो मुझे जंग में कूदना है। अगर अब भी मैं नहीं कर पाता हूं तो फिर कहाँ गड़बड़ है वो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। हमारी तरफ से तुम्हें सारी चीजें दे दी जा रही हैं, अब बाकी का काम तो यार आपका ही है, मेहनत आपको ही करनी है, आपकी जगह एग्जाम तो हम दे के आ नहीं सकते हैं, राइट। चलिए वो आप कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने बेसिक रेडिकल्स की बातचीत करी थी ना, तो बेसिक रेडिकल में मैंने बहुत ज्यादा कलर्स का जिक्र किया था, बहुत ज्यादा कलर्स का, जबकि एसिडिक रेडिकल्स में मैंने इतना कोई कलर पे बात नहीं करी ज्यादा। इसका रीजन है बेटा, ऐसा नहीं है कि एसिडिक रेडिकल्स में कलर्स नहीं होते हैं, कुछ जगहों पे वहां भी कलर आते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में जेई एडवांस तक के सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो हमारे कोर्स में ऐसे एसिडिक रेडिकल्स है ही नहीं जिनमें कलर की बात करनी पड़े। हमारे पास एसिडिक रेडिकल सारे ही कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं साहब। बेसिक रेडिकल्स में कलर होते हैं, तो बेसिक रेडिकल्स में हमने कलर की बातें अब तक कर भी ली थी, राइट। जब हमने बेसिक रेडिकल में कलर की बातें कर ली तो बेटा बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स में अभी तक जो मैंने तुम्हें टेस्ट बताए हैं वो सारे टेस्ट मैं कहा करता था वेट टेस्ट होते थे। वेट टेस्ट बोले तो भाई आप सोल्यूशन डालते थे, आप रिएक्शन कराते थे, आप एक्वस मिक्सचर बनाते थे, आप टेस्ट ट्यूब में चीजों को मिक्स करते थे, आप वेट टेस्ट करते थे, वेट मीडियम में करते थे। आज की जो कक्षा है, आज की जो सभा है वो किस चीज पे लगाई गई है, तो बेटा आज की सभा का जो हमारा टारगेट है, आज हमें बातचीत करनी है बेसिक रेडिकल्स के लिए ही, बट ड्राई टेस्ट की। आज का चर्चा का मुद्दा क्या है हमारा, ड्राई टेस्ट, ठीक है। ड्राई टेस्ट क्या होते हैं अब, तो बेटा ड्राई टेस्ट होते हैं अलग अलग तरीके के जो हमें बात करनी होती है। ऐसा नहीं है ड्राई टेस्ट आप लोगों ने पहले करे नहीं है, एस ब्लॉक के टाइम आपने एक ड्राई टेस्ट सुना होगा, कुछ और ड्राई टेस्ट की बातें आपने पी ब्लॉक के टाइम भी सुनी होंगी। हम यहाँ पे उन्हें तरीके से हमारे काम की इनऑर्गेनिक में जितनी बातें हैं सब करने जा रहे हैं। बेसिकली तुम ये समझ लो अब के आगे जो भी लेक्चर सॉल्ट एनालिसिस के आएंगे, ठीक है, ये लेक्चर और आगे के सारे लेक्चर ये तुम्हारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सार है। मतलब जो जो बातें तुम्हें तंग करती है ना इनऑर्गेनिक में, अगर ड्रॉपर वाले बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं या जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोचिंग कर ली, अपना सिलेबस कर लिया, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लोग समझ पाओगे कि हमें बहुत जगहों पे दिक्कतें आती है। जैसे सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स नहीं समझ आते, जैसे हमें ये नहीं समझ आता कि किस सॉल्ट को हीट करने पे क्या बनता है, कब नाइट्राइट बनता है, कब नाइट्रेट बनता है, कब कार्बोनेट बनता है, कब बाइकार्बोनेट टूटता है, कब कार्बोनेट टूटता है, ये सारे कंफ्यूजन आते हैं। कभी कभी हमें ये नहीं समझ आता कि अच्छा ये जो आयन है ये एक्वस मीडियम में किस कलर का रहेगा, ऑक्साइड की फॉर्म में किस कलर का रहेगा, सॉलिड फॉर्म में किस कलर का रहेगा, और इन बातों से हमें डर लगता है। तो बेटा आज हम लोग, आज से इनफैक्ट जितने सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर बचे हैं हम पूरी इनऑर्गेनिक को एक साथ लेने वाले हैं।
जो भी तुम्हारी 11वीं 12वीं की टोटल इनऑर्गेनिक थी, और वहां पे वो सारी बातें जो तुम्हें तंग करती है सवाल करने में, अदर देन तुम्हारे कंसेप्चुअल टॉपिक, कि भाई अगर मेरे को पी ब्लॉक में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो वो तो मैं पी ब्लॉक में ही बताऊंगा, अगर मुझे डी ब्लॉक वालों में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर बताना है तो वो मैं डी ब्लॉक में ही बताऊंगा। पर कुछ जो जनरल ऑर्डर्स होते हैं वो सारे जनरल ऑर्डर हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक एक करके बात करें तो ड्राई टेस्ट में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, सुना सुना है क्या बोरेक्स बीड टेस्ट? बेटा बोरेक्स बीड टेस्ट हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा था बोरॉन फैमिली के टाइम पे। बोरेक्स याद है तुम्हें? बोरेक्स अगर मैं तुम्हें और ढंग से याद दिलाऊं, अगर तुमने रिवीजन किया हुआ है तो बेटा ग्लासी बीड बना करता था उस टाइम पे। ग्लासी बीड बोलते थे जो मेटाबोरेट्स देता था अलग अलग कलर के। तो बोरेक्स बीड टेस्ट की हम बात करेंगे। बोरेक्स बीड टेस्ट जैसा ही ना एक और टेस्ट होता है, इसका ऑल्टरनेट बोलते हैं उसको इंडस्ट्री में, हम उसे बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट। हम क्या बोलते हैं? माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। ठीक है, तो बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया, उसका एक ऑल्टरनेट टेस्ट और पढ़ेंगे माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। यहां बोरेक्स की हेल्प से करते हैं, यहां माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट की हेल्प से करते हैं। ठीक है साहब, इनकी वजह से कलर क्या आते हैं, कैसे आते हैं, बात कर लेंगे अपन। जब बोरेक्स और माइक्रोकॉस्मिक हो गया तो बेटा हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में हम लोग को बात करनी है चारकोल कैविटी टेस्ट। विल टॉक अबाउट चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है साहब, चारकोल कैविटी की बात कर लेंगे। चारकोल कैविटी पे ही एक एडिशन होता है बेसिकली, जो सेटअप यहां था वही सेटअप हम आगे लेके चलते हैं। एक छोटा सा एडिशन करते हैं और उस टेस्ट को, जब वो छोटा सा एडिशन होता है तो वो एडिशनल जो चीज आती है उस वजह से जो टेस्ट बनता है हम कहते हैं उसे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो हमने बोला हम बोरेक्स बीट टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है साहब कर लेना। हम माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है साहब ये भी कर लेना। हम चारकोल कैविटी की बात करेंगे और चारकोल कैविटी से मिलता जुलता है फिर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, इसकी बात करेंगे। जब इनकी बातें हो जाएंगी, जब इनकी बातें ढंग से हो जाएंगी, तब हम चलेंगे अपने अगले टेस्ट की तरफ। और जो हमारा अगला टेस्ट होगा दैट विल बी योर फ्लेम टेस्ट। अगला टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट तुम्हें याद है कहां पढ़ा था तुम लोगों ने? एस ब्लॉक में पढ़ा था ना। हम लोग बोलते थे आप जब मेटल को फ्लेम टेस्ट करवाते हो तो डिफरेंट एल्कली मेटल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं। वो लिथियम का क्रिम्सन रेड, पोटेशियम का क्या, सोडियम का गोल्डन येलो, ऐसे अलग अलग करके कलर पढ़ा करते थे। तो वो हो जाएगा हमारा फ्लेम टेस्ट। जब बेटा हर तरीके का टेस्ट हम समझ लेंगे, एक तो उसका प्रोसीजर, प्रोसीजर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हाँ बट मैं तुम्हें बताऊंगा करते कैसे हैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट लैब वाली बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि वो लैब के अंदर तुम्हें बताई जाएंगी। हम हमारे मुद्दे के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस क्या इंपॉर्टेंट है, उनके कलर्स कैसे देखते हैं, उनके कलर्स को याद कैसे करते हैं, वो बातें करेंगे। ठीक है साहब, चलो फ्लेम टेस्ट हो जाएगा। और जब बेटा ये सारे टेस्ट तुम पढ़ लोगे तो फिर हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? कुछ कुछ प्रैक्टिस। ठीक है साहब, स्टार्ट करें। तो ये है आज के लेक्चर का प्लानर कि हमें ये कुछ टेस्ट करने हैं और फिर एक साथ सबकी क्या करने वाले हैं हम? प्रैक्टिस। अब आपको लग रहा होगा सर इतने सारे टेस्ट आज में आप पढ़ा दोगे, हम कैसे हैंडल करेंगे? तो बेटा ये लग इतने सारे नाम रहे हैं, बहुत इजी टेस्ट है, छोटे छोटे से टेस्ट है। शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है? तो क्या हम साथ साथ हैं? करें स्टार्ट? चलो भाई, अगर स्टार्ट करना है हमें तो थोड़ा सा मैं पेन की थिकनेस को कम कर लेता हूं और फिर हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भैया पिक्चर में बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बेटा सबसे पहले तो बोरेक्स की बात कर लो। बोरेक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या क्या होता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। Na2B4O7, Na2B4O7 डॉट 10H2। ये हो जाता है हमारे पास में बोरेक्स का फॉर्मूला, Na2B4O7 डॉट 10H2O। बोरिक एसिड भी काम आता था कहीं पे, वो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ध्यान है कहां पढ़ाया था? एसिडिक रेडिकल के ग्रुप 3 में जब बोरेट आयन की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बोरिक एसिड पढ़ाया था। यहां पे बोरेक्स की हेल्प लेनी है मुझे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं करते क्या है इस टेस्ट के अंदर। तो मेरी ड्राइंग तो देखो तुम्हें पता ही है बहुत सुंदर है, तो मैं बहुत ज्यादा अपनी कलाकारी चित्रकारी नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ हम लोग बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो सपोज ये आपकी है फ्लेम, ठीक है, ये है आपकी फ्लेम। अब अगर आपको यहाँ पे फ्लेम की बात हो रही है तो देखिए ध्यान से। ओ हो यार, ये तो सही सा बन गया यार। आज तक नहीं बना ऐसा डायग्राम तो मेरे से, घर पे 5 बार प्रैक्टिस करके आया था कि बोर्ड पे बना पाऊं। ठीक है, अब तुम हंस रहे होगे कि सर इसमें क्या खुश होने की बात है, क्या बनाया है आपने? पर ठीक है भाई, मेरे लिए मैंने क्या बोला, ये आपके पास में क्या है? एक फ्लेम या बंसन बर्नर या कोई भी बर्नर है, ठीक है।
नॉट नेसेसरली बंसन बर्नर, हमने इसको बर्नर बोला लेट्स से। चलो भाई ठीक है, बर्नर बोल देते हैं। हमने बोला ये आपके पास में बर्नर है और ये मेरे पास में फ्लेम जो है। अब फ्लेम में भी क्या होती है, दो तरीके की फ्लेम होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेरे पास फ्लेम है, ये जो फ्लेम है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑलराइट, और ये जो फ्लेम है अंदर वाली, ये जो फ्लेम है अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। तो फ्लेम के बारे में बातचीत करना थोड़ा जरूरी था, तो मैंने कहा ठीक है यही सही मौका है, कर लेते हैं बातचीत। ये है हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये अंदर वाली है मेरी रिड्यूसिंग फ्लेम। आप मुझे बता सकते हो मैंने इनको अलग अलग नाम क्यों दिया है? बेटा ये बाहर वाली जो फ्लेम है, बाहर वाली जो लॉ है, ये एयर के ज्यादा कांटेक्ट में है क्या, और एयर में ऑक्सीजन होता है तो वहां ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जबकि ये जो अंदर वाली लॉ है तुम्हारी, इसमें क्या होता है बेटा, अनबर्न्ड कार्बन होता है, एशेज होते हैं। तो कार्बन है वो क्या हेल्प करता है, रिड्यूस कराने में हेल्प करता है। तो हम बोलते हैं ये आपकी क्या है, रिड्यूसिंग फ्लेम है। ठीक है साहब, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम की बात समझ में आ गई तुम्हें? अच्छा, अब अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम समझ आया, तो इस बर्नर का ये जो मैंने फ्लेम बनाई है, इसका मैं करूंगा क्या, ये सुनते हैं ध्यान से। तो देखना ध्यान से, मेरे पास में क्या है, एक प्लैटिनम वायर है। मेरे पास ना बेटा एक प्लैटिनम वायर है। ठीक है, प्लैटिनम वायर है साहब। अब मेरे पास में दो बोल्स हैं। अब मेरे पास में दो बोल्स हैं। आप बोलोगे मास्टर ने तो आज इतनी चित्रकारी कर दी है कि अपनी पूरी जिंदगी की ड्राइंग आज ही बना देंगे। तो हाँ बेटा यार, काफी स्ट्रेस था मैं इसको लेके, तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो बोल्स हैं ये, ठीक है। मैंने बोला जो पहला बोल है मेरे पास, पहला बोल, इसके अंदर आप ये मान लो जो मेरे पास में भरा हुआ है, वो मेरे पास में क्या है, ये है मेरे पास में वो वाला सॉल्ट सैंपल जिसकी मुझे टेस्टिंग करनी है। तो ये मेरे पास में टेस्टिंग सॉल्ट है जिस पे मुझे टेस्ट करना है। ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, तो यहाँ सुन लो ध्यान से। यहाँ पे बेटा जो भरा हुआ है मेरे पास, ये आप मान लीजिए ये है आपका बोरेक्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या भरा हुआ है, बोरेक्स। तो मेरे पास इतना सेटअप है जिसकी मुझे आपसे बात करनी थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये जो प्लैटिनम वायर है ना, प्लैटिनम वायर, इसको हम करते हैं फ्लेम में ले जाके हीट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फ्लेम में ले जाके हीट। जब हम इसको जाके फ्लेम में हीट करते हैं तो पहले गर्म हो गई है। अब जैसे ही एकदम गर्म हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है, हम इस वायर को लाके डिप कर देते हैं बोरेक्स में। हम इस वायर को लाके कहां डिप कर देते हैं, बोरेक्स वाले सॉल्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को जब आगे हमने लूप सा बनाया हुआ है इस वायर का, राइट, तार को हमने से घुमा घुमा के लूप बनाया हुआ है, हम इसको जब इस सॉल्ट पे टच करेंगे और ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो आपको ये बात समझ में आती है कि उस लूप पे कुछ 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 बोरेक्स सॉल्ट लग जाएगा। सॉल्ट लग गया। अब मैंने क्या किया, जैसे ही उस सॉल्ट को लगाया इस पे प्लैटिनम वायर पे, मैं वापस इसको फ्लेम में ले जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको वापस फ्लेम में लेके जाऊंगा, इसको और हीट करूंगा। जैसे ही हीट करूंगा, अब क्या होगा मेरे पास में, एक्चुअली ये जो बोरेक्स जो आपने यहाँ पे लूप पे लगाया है ना बेटा, वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो भी बोरेक्स मैंने यहाँ पे लगाया है ना, वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। स्वेल होना का मतलब क्या हो गया बेटा, वो फूलने 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 कांच का ऐसे ग्लासी बीड सा बनने लग जाएगा, ग्लास का सर्कल सा कुछ ऐसे स्फीयर सा बनने लग जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा ये फूलने लग गया, तो एक्चुअली पढ़ाते हुए ऐसा बताया जाता है कि आपने बोरेक्स में डुबाया, आपने आग लगाई, वो फूल गया। पर ऐसा एक बार में कभी नहीं होता, आपको मल्टीपल आइटरेशंस करने पड़ते हैं कि इसमें डुबाओगे, हीट करोगे, डुबाओगे, फिर से हीट करोगे, फिर से घुमाओगे, फिर से हीट करोगे, तब कोई 3-4 बार के बाद जाके आपके पास एक दिखने वाला एक्चुअली विजिबल वाला बीड बनता है। बीड क्या होता है, बॉल सी बन जाती है आगे। ठीक है, ग्लासी सी लगती है वो दिखने में अपीयरेंस वाइज। तो आपने क्या बोला कि जब बोरेक्स को आपने वायर में डुबा के ऐसे कई बार आइटरेशंस करके यहाँ पे फ्लेम में हीट किया, तो आपका क्या बन गया, बीड बन गया। अब आपने क्या किया, वो जो बोरेक्स का बीड बन गया, अब आपने उस वायर को उठाया और इस टेस्टिंग सॉल्ट के अंदर डिप किया। अब जब उस टेस्टिंग सॉल्ट में डिप करके आप वापस फ्लेम के अंदर लाओगे, तो क्या होगा, वो जो बोरेक्स का बीड बना है, वो इस सॉल्ट के साथ इस फ्लेम के अंदर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और जब वो बोरेक्स का बीड इस सॉल्ट से डिप होके जब इस फ्लेम में जाके बेटा रिएक्शन करता है ना, तो हम कहते हैं कि आपके पास में जनरली आपके पास क्या बनते हैं, मेटाबोरेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मेटाबोरेट्स। कैसे मेटाबोरेट्स बोलते हैं, हम बोलते हैं आपके पास बनते हैं बेटा कलर्ड मेटाबोरेट्स। आपके पास क्या बन जाते हैं, कलर्ड मेटाबोरेट्स। और ये जो कलर्ड मेटाबोरेट्स होते हैं, इन पे जो कलर आता है वो हर मेटल के लिए अलग होता है।
हर मेटल के लिए क्या होता है, अलग होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम ये जो ड्राई टेस्ट है किसके लिए करवा रहे हैं, बेसिक रेडिकल्स के लिए करवा रहे हैं। बेसिक रेडिकल्स कैसे होते हैं, केटायंस होते हैं, और जनरली केटायंस में आप कौन से लेते हो, मेटल्स ही तो लेते हो। तो हम बोलते हैं कि हर मेटल के लिए ये जो बीड का कलर है वो फ्लेम में जाने के बाद में अलग अलग आता है, और वो जो अलग अलग कलर आता है हम बोलते हैं कलर्ड मेटाबोरेट्स की वजह से आ रहा है। वही आपका क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है कि अच्छा अगर ये कलर आ रहा है तो ये है, अगर ब्लू आ रहा है तो कोबाल्ट, अगर ग्रीन आ रहा है तो क्रोमियम है, पिंक आ रहा है तो ये है। ठीक है, तो वो कलर से पता चलता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे भी मुझे कोई लिक्विड सॉल्यूशन डालना पड़ा क्या, कहीं पे मुझे एक्वस मीडियम क्रिएट करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना। सारी बातें क्या हो गई, ड्राई ड्राई सैंपल में हो गई ना। इस वजह से इस टेस्ट को क्या कहते हैं, ड्राई टेस्ट। क्या कहते हैं, ड्राई टेस्ट। बोलो आया कि नहीं आया, फील आई कि नहीं आई, समझ में आई बात। ठीक है साहब, तो अब जब आप इस वाले टेस्ट को करवा दोगे तो अब बेटा होता क्या है, इस वायर को जब आप इस टेस्टिंग सॉल्ट में डुबाया और फ्लेम में लाए तो बेटा यहाँ पे क्या आपको दो तरीके की फ्लेम्स दिखाई दे रही हैं। एक आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दिख रही होगी और एक आपको रिड्यूसिंग फ्लेम दिख रही होगी। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग रिएक्शन होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग में अलग और रिड्यूसिंग में अलग। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर भी अलग अलग आते हैं। ठीक है, और एक बात सुनो, जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ पे तो बेटा वो जब हॉट होगा तो अलग कलर देगा, और जब वो कोल्ड हो जाएगा तो अलग कलर देगा। ठीक है, तो बीड का कलर भी अलग अलग होता है कोल्ड और हॉट में। कुछ जगहों पे सेम भी हो सकता है, कुछ जगहों पे अलग भी होता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी होती है कि अरे सर ये तो आपने अब कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ा दिया। अभी तक तो मजा आ रहा था कि ठीक है हमें अगर लैब में करने को मिलेगा तो हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसे बीड बनता है, कैसे सॉल्ट में डुबा के उसको हीट करते हैं, पर अब तो आप नई बात कर रहे हो। हाँ बेटा, यही बात तो बतानी थी। इसके पहले वाली बात तो तुम्हें लैब में ही समझा दी जाती, फिर मेरा क्या फायदा होता। तो मुझे बताना क्या है आपको, मुझे आपको ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होती है, क्या क्या कलर आते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या कलर आते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा ये तो था आपका एक रफ में मैंने प्रोसीजर समझाया बोरेक्स बीड टेस्ट का। ठीक है, अब मैं बताता हूं रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या था, प्लैटिनम वायर को हीट करने के बाद इसमें बोरेक्स में डिप करोगे और बोरेक्स को क्या करोगे, हीट करोगे। तो सबसे पहले तो बोरेक्स को मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। राइट, तो चलो चले आगे, समझे बात को, देखिएगा ध्यान से। बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो मेरा बोरेक्स था इसको मैंने क्या किया, फ्लेम में हीट किया। हीट करूंगा तो पानी निकल जाएगा सारा का सारा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएगा, ये बोरेक्स रह जाएगा, है ना, एनहाइड्रस रह जाएगा, पानी निकल गया इसमें से। अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया और ज्यादा। जब इसको 740 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता हूं, मैं करता जाता हूं। आपको ध्यान है मैंने आपको कहा था एक बार बोरेक्स लगा के उसको हीट करने से काम नहीं चलता, बीड नहीं बनता, आपको कई बार करना पड़ता है। जब आप कई बार करते हो तो मतलब आप ये बोलोगे आप उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे। जब आप बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो बोरेक्स है ये टूट के तुम्हारा इस तरीके की शेप ले लेगा। क्या बना लेगा, ये बना लेगा कुछ। इसको क्या कहते हैं, ध्यान से सुने बात मेरी। हमने बोला आपका बनेगा NaBO2 और साथ में B2O3। क्या बनाया आपने, NaBO2 और साथ में आपका B2O3। बेटा NaBO2 को हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। और ये आपका हो जाता है एनहाइड्राइड, किसका, बोरिक एसिड का। एनहाइड्रेट मतलब उसमें से पानी निकाल दो, ये बन जाएगा। ठीक है साहब, 2 मोल में से पानी निकाल के देखोगे तो बन जाएगा। चलो, तो ये जो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है ना NaBO2 और B2O3 का, इस मिक्सचर का बेटा जो अपीयरेंस होता है वो ग्लासी टाइप अपीयरेंस होता है। तो हम बोलते हैं क्या बन गया तुम्हारा, ग्लासी बीड बन गया। क्या बन गया तुम्हारा, ग्लासी बीड बन गया। क्लियर है, ये जो ग्लासी बीड है अब इसी का खेल खिलौना चलेगा यहाँ पे। तो तुम्हें पहले ये बात समझ में आनी जरूरी है कि वो जो तुमने प्लैटिनम वायर का लूप बनाया था वहां बोरेक्स लगाने से कैसे बीड बनता है, तो वो बीड तक तो मैं पहुंच गया हूं। अब ये बीड कैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है वो बात अगली है, पर बीड तक तो बात समझ में आई ना। ठीक है, अब बात सुनना मेरी। सपोज करो मैंने अपना सॉल्ट लिया CuSO4। ठीक है साहब, कॉपर आयन का मैं टेस्ट करके देख रहा हूं बेसिकली। तो जब मैंने CuSO4 लिया तो पहली बात तो जब वो हीट होगा तो क्या बनाएगा, CuO और SO3 बनाएगा। आप सॉल्ट को हीट करते हो वहां पे, ठीक है साहब। जब हीट करोगे तो CuO बनेगा और SO3 बनेगा। सिंपल बात है भाई, इनको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ना CuSO4। तो Cu और SO3 बन गया। अब मैंने आपको कहा था आपके पास 2 तरीके की फ्लेम्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और रिड्यूसिंग फ्लेम है। तो पहली बात समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या हो रहा होगा।
ध्यान से देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या हो रहा होगा। तो मैंने क्या बोला, ये जो आपका CuO है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किससे रिएक्ट करेगा, ये जो B2O3 है, ठीक है, जब इस B2O3 से रिएक्ट करेगा तो बेटा ये बनाएगा CuBO2 होल ट्वाइस। ये क्या बनाएगा, CuBO2 होल ट्वाइस, और इसको हम कहते हैं कॉपर मेटाबोरेट। सर यहां तो मेटाबोरेट में एक ही BO2 था, पर यहां मेटाबोरेट में 2 BO2 है, सर ये कंफ्यूजन क्यों हो जाता है सर हर बार। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, आपका कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, वो 2 तो वैलेंसी की वजह से आया यार। Na की वैलेंसी क्या होती है 1 और BO2 की -1, 1 और 1 क्रिस क्रॉस हो गया, NaBO2 ही बनाएंगे। जबकि कॉपर की वैलेंसी क्या होती है +2, BO2 की -1, क्रिस क्रॉस करोगे तो अपने आप ही फॉर्मूला ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जो BO2 है वो तुम्हारा मेटाबोरेट का है, कॉपर मेटाबोरेट ही तुम्हारा बना है, पर हाँ तुम्हें फॉर्मूले से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो तो क्रिस क्रॉस होने से आया है। ठीक है, अच्छा CuBO2 होल्टवाइज बन गया, और ये जो कॉपर मेटाबोरेट तुम्हारा बना है इसका क्या होता है, कुछ कलर होता है, और ऐसे हर मेटल का कोई ना कोई कलर होगा, तो जब उसका मेटाबोरेट बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कलर आपको दिखाई देगा वो आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मैंने बात करी ऑक्सीडाइजिंग की जगह पे अब रिड्यूसिंग फ्लेम की, यदि मैंने बात करी आपसे रिड्यूसिंग फ्लेम की, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका मेटाबोरेट बना है ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, मैंने आपको बताया था ना, जो आपकी फ्लेम होती है उसमें यहां क्या होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन होते हैं। यहां क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन होता है। तो ये जो आपका मेटाबोरेट बना ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ। किसकी प्रेजेंस में करेगा, NaBO2 की प्रेजेंस में। दो चीजें बनी थी ना, ऑक्सीडाइजिंग में ये चला गया, रिड्यूसिंग वालों में ये आ गया। तो जब ये रिएक्ट करेगा बेटा वापस से इसके साथ, तो सुनना मेरे पास क्या होगा, वापस से बन जाएगा बोरेक्स। वापस से क्या बन जाएगा, बोरेक्स, पर उसके साथ क्या होगा, कार्बन है तो CO बन जाएगा, और ये जो CuBO2 होल ट्वाइस है, यहां कॉपर +2 में था, ये रिड्यूस होके किस में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, +1 में। आप ये कह सकते हो कि ये क्यूप्रस था, ठीक है, और ये क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक जो है वो रिड्यूसिंग फ्लेम में मेटाबोरेट ही होगा, पर रिड्यूस होके क्यूप्रिक से कहां चला जाएगा, क्यूप्रस में चला जाएगा। कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को अस बोलते हैं, ज्यादा वाले को इक बोलते हैं। फेरस और फेरिक ही देख लो, Fe+2 को फेरस बोलते हो, Fe+3 को फेरिक बोलते हो। कॉपर में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, +1 और +2। अब ये क्यों आती है, P ब्लॉक में बता चुका हूं मैं, D ब्लॉक में बता चुका हूं मैं, है ना। तो मैंने बोला रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर का जो मेटाबोरेट है वो एक्चुअली क्या है, क्यूप्रिक से कहां चला जाएगा, क्यूप्रस में चला जाएगा, और ये जो NaBO2 है वो बोरेक्स बना लेगा, और जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। पर यहां पे बात रुकेगी नहीं, यहां पे बात रुकेगी नहीं। ये जो कॉपर का BO2 बना है +1 वाला, कार्बन जो है अनबर्न्ड वाला, वो इससे फिर रिएक्ट कर जाएगा। जैसे इससे फिर रिएक्ट करेगा, अल्टीमेटली आपका फिर से क्या बना के छोड़ेगा, NaBO2 का बोरेक्स और कार्बन का CO। पर ये +1 से कॉपर को कहां लाके छोड़ेगा, 0 पे। तो रिडक्शन चल रहा था, रिड्यूस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो कॉपर को +2 से पहले स्टेप में +1 पे रिड्यूस किया, पर +1 पे उसको चैन नहीं आया, वो +1 से कहां रिड्यूस करके माना, अल्टीमेटली 0 पे। कहां रिड्यूस करके माना, 0 पे। तो यानी कि आप ये बोलोगे कि रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर जो आपका बनता है वो क्या बनता है, डायरेक्ट मेटल ही बन जाता है, और उस मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा उससे पता चलेगा कि कौन सा मेटल है। तो अगर आपसे बात करी जाए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, तो वहां कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेटाबोरेट। अगर आपसे बात करी जाए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेटाबोरेट। पर अगर आपसे बेटा बात करी जाए रिड्यूसिंग फ्लेम की, तो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटल इटसेल्फ। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटल इटसेल्फ। ये तो कॉपर का केस लेके चले थे तो कॉपर निकल गया, मैंगनीज का लेके चले होते तो मैंगनीज निकल जाता, किसी और का लेके चले होते तो कोई और निकल जाता। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में ध्यान रखिए मेटल खुद निकल जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसका करस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट। समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक है साहब। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब बात करते हैं कि इनमें कलर आखिर आएगा क्या। सर आपने इतनी देर से ये तो कह दिया कि कलर आता है कलर आता है, बट कलर आता क्या है। तो बेटा बिल्कुल कलर की बात करते हैं, बट उससे पहले जो भी हमारी लर्निंग हुई है उसको लिख देते हैं कि भाई हमने 2 तरीके की फ्लेम डील करी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है मेटल के मेटाबोरेट्स की वजह से। जबकि रिड्यूसिंग फ्लेम में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, मेटल की वजह से आता है। ठीक है, इस बात को डाल देते हैं डब्बे में ताकि ये हमको रहे बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान। ओके, चलिए
अगर ये बात समझ में आ जाती है मेटल के मेटाबोरेट्स की वजह से और रिड्यूसिंग फ्लेम में आपकी मेटल की वजह से, तो अब बात ये करनी है कि कलर आएगा क्या, मेटाबोरेट्स का क्या कलर होगा और मेटल का क्या कलर होगा। तो बेटा मैंने कहा था ना, दो तरीके की फ्लेम्स होती हैं आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। तो हमें दोनों फ्लेम के अंदर अगर बात करनी है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपकी होती है नॉन ल्यूमिनस, और रिड्यूसिंग फ्लेम जो आपकी होती है वो होती है ल्यूमिनस। तो पहले तो कलर की बात करते हैं। तो मैंने बोला कलर, पहले तो किन किन का कलर चेक करना है, तो कलर आपको इनका चेक करना है, ध्यान से देखिएगा। ये हैं आपके मेटल जिनका आप कलर चेक करते हो बोरेक्स बीट टेस्ट से, ठीक है। ये हैं आपके मेटल जिनका आप कलर चेक करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट से। और कब कब चेक करते हैं तो वो भी देख लीजिए। एक बार आप चेक करते हो जब वो कोल्ड है, एक बार आप चेक करते हो जब वो हॉट है। कब? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। सेम तरीके से एक बार आप चेक करते हो जब वो कोल्ड है और एक बार आप चेक करते हो जब वो हॉट है। कब? रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कलर क्या है वो देख लो। तो बेटा कलर क्या है वो तो देख लो भाई। क्रोमियम जो है, क्रोमियम का कलर क्या हो जाएगा? कोल्ड में भी ग्रीन, हॉट में भी ग्रीन, मेटाबोरेट्स का उसके। पर अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में तो मेटल का खुद का कोल्ड में भी ग्रीन, हॉट में भी ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से मैंगनीज का आ गया पिंक वॉयलेट, पिंक वॉयलेट, कलरलेस, कलरलेस। यहाँ पे आ गया येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, सबका ब्लू हो गया। यहाँ ब्राउन, पिंक, ग्रे, ग्रे, रेड, रेड, कलरलेस, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के कलर आ गए। ये ध्यान रख लेना, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसको ध्यान रख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्लियर है? या तो तुम कर ही लोगे। क्या हो गया? क्या हो गया? हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा कि ये क्या कह दिया सर आपने, याद कर लेना और आगे बढ़ो। ऐसे याद करना तो अभी लेक्चर छोड़ दूं क्या मैं? ऐसे तो नहीं चल पाएगा। आपने तो कहा था आप चीजें याद करने का तरीका बताओगे, तो बता रहा हूं, बता रहा हूं। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बेटा यहाँ पे आपको ट्रिक एक बताई जाएगी जिससे आप चीजों को याद रख सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्रोमियम के लिए अगर याद करना है तो बेटा क्रोमियम के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मसला क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सारी जगह पे क्या कलर है? ग्रीन है। तो क्रोमियम के लिए तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सारा ही क्या हो गया? ऑल ग्रीन हो गया। क्रोमियम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार कोबाल्ट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा कुछ ही क्या है? ब्लू। तुम हॉट लो, तुम कोल्ड लो, तुम ऑक्सीडाइजिंग लो, तुम रिड्यूसिंग लो, तुम्हें डायरेक्ट पता है ब्लू। तो अगर आपसे कोई क्रोमियम की बात करेगा तो आप डायरेक्ट कह दोगे ऑल ग्रीन, बोल दोगे। अगर आपसे कोई कोबाल्ट की बात करेगा तो आप डायरेक्ट कह दोगे क्या? ऑल ब्लू, है ना। ठीक है साहब। अगर ये कह दोगे तो यहां बोल देते हैं कि यदि किसी ने क्रोमियम की बात करी तो हमारे मुंह से डायरेक्ट निकल जाएगा ऑल ग्रीन, और अगर किसी ने कोबाल्ट की बात करी तो हमारे मुंह से डायरेक्ट निकल जाएगा ऑल ब्लू। इतनी बात तो चलो समझ में आई, कुछ तो जीवन आसान लग रहा है ना। चलो क्रोमियम हो गया है, कोबाल्ट हो गया है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो एमएन को याद करने का तरीका, सिर्फ एक लाइन बोलनी है तुम्हें और कुछ नहीं होगा। पिंकी पिंकी, कलरलेस कलरलेस, सिर्फ इतनी सी लाइन ध्यान रखो, समझ आ जाएगी बात। आपने क्या बोला? एक तो देखो ये है क्या, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करने की जरूरत नहीं है? तुम्हें 3D सीरीज याद है? 3D सीरीज कहां से शुरू होती थी? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, उन तीनों को जाने दो और लास्ट में जिंक को जाने दो। अब बचा क्या? वैनेडियम के बाद क्या आता है? क्रोमियम। क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। तो मैंने क्रोमियम से कॉपर तक एक सीक्वेंस में तो ले ली है चीजें। मैंने क्रोमियम से कॉपर तक एक सीक्वेंस में ले ली हैं चीजें। तो इसको याद करने की तो टेंशन नहीं है। पहले वाला ऑल ग्रीन, दूसरे के लिए मैं क्या कह रहा हूं? पिंकी पिंकी, कलरलेस कलरलेस। क्या बोल देंगे? पिंकी पिंकी, कलरलेस कलरलेस। ठीक है, 3-4 बार बोल के देखना, इजी लगेगा। अभी लग रहा होगा सर ये क्या ट्रिक हुई, 3-4 बार बोल के देखना, इजी लगेगा। पिंकी पिंकी, कलरलेस कलरलेस। ओके। अब देखो आयरन के लिए क्या कहेंगे? तो भाई आयरन के लिए मैं तुम्हें बस ये कहूंगा कि दो याद रखो, सिर्फ दो याद रखो। क्या? येलो और फिर येलो ग्रीन। जहां पे खत्म हो रहा है वही आगे हो जाएगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से। येलो येलो ग्रीन, बस इतना ध्यान रखो। येलो येलो ग्रीन, जहां पे वो खत्म हो रहा है वही आगे वालों का कलर हो जाएगा। ग्रीन पे खत्म हो रहा है ना, तो ग्रीन ग्रीन। येलो और येलो ग्रीन याद रखना है, जहां पे खत्म हो रहा है वही आगे वालों का कलर हो जाएगा, ग्रीन और ग्रीन। ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना बेटा मेरी, ये मत भूल जाना कि कहीं तुम इधर हॉट लिख दो और इधर कोल्ड लिख दो, आंधी आ जाएगी जीवन के अंदर। ये कोल्ड हॉट तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। हम आगे की ट्रिक जब भी बना के चल रहे हैं जब पहले कोल्ड आएगा फिर हॉट आएगा। पता चला एग्जाम में हम तो भोले वाले बच्चे हैं, गलती करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो यहां हॉट और यहां कोल्ड लिख देंगे, काम हो जाएगा सारा खराब, रायता फैल जाएगा जबरदस्त। ठीक है। तो कोल्ड हॉट, ठीक है। क्रोमियम ऑल ग्रीन, ठीक है। मैंगनीज पिंकी पिंकी, कलरलेस कलरलेस। अच्छा, आयरन येलो येलो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। मैंने बोला येलो येलो ग्रीन, जो एक्स्ट्रा आया है वही आगे चला जाएगा, ग्रीन ग्रीन। ठीक है साहब। चलिए जी, येलो येलो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन हो गया।
अब बात करते हैं आगे कोबाल्ट की। कोबाल्ट की तो टेंशन ही नहीं है साहब, ऑल ब्लू। जैसे क्रोमियम ऑल ग्रीन, वैसे कोबाल्ट ऑल ब्लू। बोलो ये चारों में कोई दिक्कत? कर लेंगे याद, चलो। ये चारों अगर कर लेंगे याद, तो अब आते हैं इन दोनों पे, निकल और कॉपर पे। ठीक है, निकल और कॉपर पे। तो ध्यान से सुनो, निकल के लिए क्या है, ब्राउन या रेडिश ब्राउन होता है यहाँ, यहाँ पिंक होता है या वॉयलेट टाइप उसका सेंस होता है थोड़ा, ये भी ग्रे और ये भी ग्रे। ठीक है, चलो तो इसको याद करने की ट्रिक सुनिएगा। हम बोलते हैं ब्राउन है, तो इसको हम बोलेंगे ब्राउन मुंडे। इसको हम बोलेंगे ब्राउन मुंडे पिंकी के साथ गांव गए। ब्राउन मुंडे पिंकी के साथ गांव गए। ठीक है, ये जो के साथ है ये आपका साइलेंट रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, पिंक का मतलब पिंकी, ग्रे का मतलब गांव, और ग्रे का मतलब गए, और ये ब्राउन था तो ब्राउन मुंडे। तो अगर आपसे कोई निकल की बात करेगा तो निकल के लिए आप क्या याद करोगे, ब्राउन मुंडे पिंकी के साथ गांव गए। ठीक है भाई, तो ब्राउन मुंडे मतलब ब्राउन आ गया, ये मुंडे जो है वो हमारा साइलेंट है, उसका कलर में कोई योगदान नहीं है। पिंकी के साथ साइलेंट है, गांव गए। ठीक है, चलिए अगर निकल भी समझ आ गया तो अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में क्या है, कॉपर में है भैया ब्लू, यहाँ पे है ग्रीन, यहाँ पे है रेड, और यहाँ पे है कलरलेस। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन रेड कलरलेस। ठीक है जी, इसको कैसे याद करें, तो इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं, हम बोल देंगे भोलू गोलू, भोलू गोलू रन कनाडा। भोलू गोलू रन कनाडा। भाई सारे पंजाबियों को क्या कनाडा जाने का जबरदस्त शौक होता है। भोलू गोलू दो पंजाबी दोस्त थे मेरे, तो भोलू और गोलू कहाँ भाग गए, कनाडा। तो भैया भोलू का बी मतलब ब्लू, गोलू का जी मतलब ग्रीन, रन मतलब रेड, और कनाडा मतलब कलरलेस, सी मतलब कलरलेस। ठीक है, आप इसको भी याद रख दो, पिंकी पिंकी कनाडा कनाडा अगर याद करना है तो, नहीं तो पिंकी पिंकी कलरलेस कलरलेस भी चलता है, पिंकी पिंकी कनाडा कनाडा भी हो सकता है। ठीक है जी, तो भोलू गोलू रन कनाडा, ध्यान रहेगा। तो बेटा जी ये थे आपके बोरेक्स बीड टेस्ट के कलर। आपको ये बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब आप कलर बता रहे हो तो ध्यान रहे आप मेटल का कलर नहीं बता रहे हो, आप मेटल के मेटाबोरेट्स का जो कलर आ रहा है वो बता रहे हो। जब आप रिड्यूसिंग फ्लेम में बता रहे हो तो आप मेटाबोरेट्स का कलर नहीं बता रहे हो, आप मेटल का कलर बता रहे हो, और आप कोल्ड और हॉट में भी बता रहे हो। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि जब बोरेक्स बीड टेस्ट करवाया गया तो बताओ आयरन का कलर रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर कोल्ड था जब क्या था, और हॉट था तो क्या था। तो अब भैया वो तो जब ही याद आएगा ना जब हमें टेबल याद होगी कि कोल्ड में भी ग्रीन था और हॉट में भी ग्रीन था। पर अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात होती तो कोल्ड में तो येलो था पर हॉट में येलो ग्रीन था। ठीक है, एक लास्ट बार बोल देते हैं ट्रिक, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने क्या बोला, क्रोमियम के केस में बोलेंगे ऑल ग्रीन, कोबाल्ट के केस में बोलेंगे ऑल ब्लू, मैंगनीज के केस में क्या बोलेंगे, पिंकी पिंकी कनाडा कनाडा, या फिर पिंकी पिंकी कलरलेस कलरलेस। ठीक है साहब, आयरन के केस में क्या बोलेंगे, येलो येलो ग्रीन, जहां पे छोड़ा वहीं से पकड़ लो, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, अच्छा जी। निकल के केस में क्या बोल देंगे, ब्राउन मुंडे पिंकी के साथ गांव गए। और हम लोग यहाँ पे कॉपर के केस में क्या बोल देंगे, भोलू गोलू रन कनाडा, भोलू गोलू रन कनाडा। समझ आया, पक्की बात। बोरेक्स बीट टेस्ट क्लियर हो गया बेटा। अगर बोरेक्स बीट टेस्ट क्लियर हो गया तो अगला टेस्ट तो तुम्हें बहुत इजीली आएगा, अगला टेस्ट तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ आएगा। सुनना क्या है, अगला टेस्ट है बेटा मेरे पास माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। क्या होता है माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, इसको हम जनरली बोलते हैं ये हमारा एक ऑल्टरनेट की तरह सर्व करता है। किसकी ऑल्टरनेट की तरह सर्व करता है, बोरेक्स बीट टेस्ट के। किसके ऑल्टरनेट की तरह सर्व करता है, बोरेक्स बीड टेस्ट के ऑल्टरनेट की तरह सर्व करता है। तो यहां पे भी क्या होता है, तो बेटा यहां पे भी आपका क्या है, सेम सेटअप होता है जो यहाँ है। जो सेटअप यहां था वही है, वापस से नहीं बना रहा मैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपके पास में फ्लेम होती है, फ्लेम जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दो तरीके की होती है। आपके पास में टेस्टिंग सॉल्ट होता है जिसको टेस्ट करना है मेटल आयन का सॉल्ट, यहाँ बोरेक्स होता है, वहां क्या होगा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होगा। क्या होगा, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, और प्लैटिनम वायर होगी। प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, पहले गर्म करोगे, फिर इसमें माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट में डालोगे, फिर गर्म करोगे, जब वो स्वेल हो जाएगा तो या टेस्टिंग सॉल्ट में डालोगे, फिर गर्म करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा, और कलर आएगा तो माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, फिर कैसे होगा ये समझना जरूरी है। तो माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट जो होता है इसका जो सेटअप है विल बी सेम एज बोरेक्स बीट टेस्ट।
just that the salt in which platinum wire will be dipped, the salt in which platinum wire will be dipped is what? Microcosmic salt. What? Microcosmic salt in place of microcosmic salt in place of बोरेक्स. ठीक है. अब ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेटा कुछ ऐसा, NaNH4HPO4.4H2O. ये क्या होता है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है. ध्यान से देखिएगा, NaNH4HPO4.4H2O ये होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट. अब क्या करते हैं, वहां बोरेक्स को पहले हीट करते थे तो वो पानी के मॉलिक्यूल अपने क्या कर देता, लूज कर देता था. फिर स्ट्रॉन्ग हीट करते थे तो फर्दर टूट जाता था मेटाबोरेट्स में. यहां टूट जाता है मेटाफॉस्फेट में, क्योंकि माइक्रोकॉस्मिक में फॉस्फेट का सैंपल है. मेटाफॉस्फेट में टूट जाएगा, वहां से कलर आएगा. मेटाफॉस्फेट में टूट के कलर आएगा तो फिर हम वही बातें करेंगे, क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या हो रहा है और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो रहा है. सीख लो और आगे बढ़ जाओ. ठीक है साहब, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर चल रहा है. बस सॉल्ट देखते हैं अब क्या होता है. रिएक्शन देखो क्या होती है. माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को जब हीट किया, NaNH4HPO4.4H2O, ठीक है, इसको याद करना है आपको. जब हीट करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल आपके अलग हो जाएंगे और सॉल्ट का सैंपल आपका अलग हो जाएगा, एनहाइड्रस. जब इसको और स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, जैसे वहां बोरेक्स को कर रहे थे, तो वहां क्या था, NaBO2 और B2O3 बन रहा था, कलरलेस ट्रांसपेरेंट बीड बन रहा था, ग्लासी बीड. यहां क्या होगा, यहां बनेगा सोडियम का फॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट, अमोनिया तुम्हारी अलग निकल जाएगी, वाटर तुम्हारा अलग निकल जाएगा. ठीक है, NaPO3 बना है, अमोनिया अलग गई, वाटर अलग गया. अब सुनो ध्यान से, ये अमोनिया अलग गई, वाटर अलग गया, ये तुम्हारा आ गया. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इस सॉल्ट सैंपल का टेस्ट करने का मन कर बनाया, आपने कहा कि इसका टेस्ट करके देखूंगा मैं, तो वही वाली बात है, सॉल्ट को हीट करोगे तो ऑक्साइड और SO3 में टूटेगा वो अपना. अब क्या होगा, ये जो ऑक्साइड बना है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, ये NaPO3 के साथ रिएक्ट करेगा. वहां क्या हुआ करता था, मेटाबोरेट्स बना करते थे, यहां आपके बनेंगे CuO. जब NaPO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं करना, जोड़ दो, मैथमेटिकल एडिशन की तरह जोड़ दो, NaCuPO4 ये बन गया. इसको बोलते हैं बेटा मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट. इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट, क्योंकि एक से ज्यादा मेटल आ गया है यहाँ पे. ठीक है, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट. अच्छा जी, मेटाफॉस्फेट लेके चले थे, मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट बना लिया, इसकी वजह से कोई कलर आएगा. ठीक है साहब, इसकी वजह से क्या आएगा, कुछ कलर आएगा. हर मेटल का, जो भी मेटल का टेस्ट करेंगे वो Cu की जगह मेटल रिप्लेस हो जाएगा, उसकी वैलेंसी के हिसाब से चीजें एडजस्ट हो जाएंगी और आपका कलर उसका देखते रहेंगे हम लोग. पर अगर इसी को रिड्यूसिंग फ्लेम में करेंगे तो ये जो तुम्हारा बना है मिक्स्ड ऑर्थोफॉस्फेट, जब रिड्यूसिंग फ्लेम में करोगे तो अनबर्न्ड कार्बन के साथ वो रिएक्ट करेगा. जब अनबर्न्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो वापस से क्या बना देगा, अपना मेटाफॉस्फेट बना देगा. तुम्हारा कोबाल्ट अलग हो जाएगा. कोबाल्ट क्या अलग हो जाएगा, तुम्हारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा. और यहां क्या बन जाएगी, तुम्हारा मेटल. यहां क्या निकल जाएगा, तुम्हारा मेटल. तो जैसे कि बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या हुआ करता था, आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर आया करता था मेटाबोरेट्स की वजह से, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर आया करता था मेटल की वजह से. बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए ऑल्टरनेट है उसका, बस सॉल्ट चेंज किया है आपने. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर आएगा इस सॉल्ट की वजह से, ऑर्थोफॉस्फेट की वजह से, और आपके पास में रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर आएगा मेटल की वजह से. अगर ऐसा होगा तो अब देख लेते हैं कलर आएगा क्या, बट उससे पहले बात कर लेते हैं हमने क्या सीखा है. अभी अभी हमने ये सीखा है कि यदि बात होगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, तो जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा मेटल के ऑर्थोफॉस्फेट्स की वजह से. ठीक है, और अगर हमने बात करी रिड्यूसिंग फ्लेम की, तो हम क्या बोलेंगे, जो मेटल निकलेगा कलर आएगा उसी की वजह से. ठीक है साहब, डालो डब्बे में. ये यहाँ की लर्निंग थी. जैसे ही ये बात समझ में आ गई, अब बेटा मजे की बात बताता हूं तुम्हें, मजे की बात. कलर चेक करना है, बोरेक्स बीट टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है, तो जिंदगी तुम्हारी आसान कर देते हैं. यहां भी कलर्स डिट्टो वही आते हैं जो बोरेक्स बीट टेस्ट में आते थे, और उन्हीं की टेस्टिंग होती है जिनकी बोरेक्स बीट टेस्ट में हुआ करती थी. कलर बिल्कुल वही आते हैं जो बोरेक्स बीट टेस्ट में आते थे, और टेस्टिंग भी उन्हीं की होती है जो बोरेक्स बीट टेस्ट में हुआ करती थी. राइट है, देख लो भाई, हम क्या कहते थे, हम यही तो कहते थे, क्रोमियम के लिए ऑल ग्रीन, कोबाल्ट के लिए ऑल ब्लू. अच्छा जी, मैंगनीज के लिए पिंकी पिंकी, कैनेडा कैनेडा, पिंकी पिंकी, कलरलेस कलरलेस. अच्छा, आयरन के लिए येलो येलो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, जो पकड़ा उसको छोड़ दिया. ठीक है साहब, लास्ट में निकल, ब्राउन मुंडे पिंकी के साथ गांव गए,
और यहाँ पे आप क्या बोलते थे, भोलू गोलू, क्या भोलू गोलू रन कनाडा। ठीक है, चलो समझ में आ गई ये वाली बात, पक्का। माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट के कलर भी क्लियर है, तो तुम्हें यहाँ पे माइक्रोकॉस्मिक टेस्ट भी समझ आ गया, तुम्हें यहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट भी समझ आ गया। बताओ दो टेस्ट क्लियर हो गए क्या बढ़िया से? अगर दो टेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं तो बेटा जी क्या यहाँ पे हम टिक मार दें? यहाँ पे हम क्या टिक मार देते हैं, हम बोल देते हैं कि भैया ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब बताओ तुम ऐसे ही डर रहे थे कि सर कितने सारे टेस्ट हैं, तो सर अभी भी कम तो नहीं है, वैसे आप ये भी पढ़ाने वाले हो तो बेटा ये भी पढ़ लेंगे। सुन लो ध्यान से, चलो शुरू करते हैं। चारकोल कैविटी टेस्ट की बात करनी है हमें। चारकोल कैविटी टेस्ट, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। बेटा चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या होता है, आपके पास ना एक चारकोल का सैंपल होता है, चारकोल का सैंपल लिया, इस पे ना आप बाहर से किसी टूल के थ्रू कैविटी बनाने की कोशिश करते हो, किसी टूल के थ्रू क्या बनाने की कोशिश करते हो, कैविटी। कैविटी बन जाएगी, कैविटी क्या होगी, एक ऐसी जगह सी बन जाएगी वहां पे जिसमें आप सैंपल को डाल पाओगे। ठीक है साहब, जैसे आपने कैविटी रखी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे आपका सॉल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे क्या डालोगे, सॉल्ट सोल्यूशन। कैसे डालते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जो भी हमारा सैंपल है वो डाल देते हैं, और उसके साथ में हम क्या डाल देते हैं, Na2CO3। क्या डाल देते हैं, Na2CO3। किस रेशियो में डालते हैं, 1:2, मतलब Na2CO3 डबल डालते हैं जितना सैंपल डाल रहे हैं उससे। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? भाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि तुम कोई भी सैंपल लोगे, जब उसको कार्बोनेट से रिएक्ट करवा के डालोगे तो उसका मेटल कार्बोनेट बन जाएगा, और मेटल कार्बोनेट जो होते हैं उनको डिकम्पोज करना बड़ा आसान होता है हमारे लिए। तो मेटल कार्बोनेट अगर इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनको रिएक्शन में इंक्लूड करना बनता है। ठीक है साहब, ओके। जैसे ही तुम्हारा वो सैंपल बन गया यहाँ पे, अब क्या करोगे, उसको आप टेस्ट कर लोगे, वो सैंपल को निकालोगे, हीट करोगे, हीट करोगे, जो भी कलर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारी बात बन जाएगी। बोलो समझ में आई क्या मेरी बात, पक्का? अच्छा, जो भी सैंपल यहाँ पे डलेगा उसे हीट करोगे, हीट करोगे, वो प्लैटिनम वायर से कलर चेक करोगे, कलर जो आएगा उससे तुम्हारी बात बन जाएगी। तो सुनते हैं ध्यान से मेरी बात को, ओके सुनिएगा। क्या करा मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले बोला कि ये जो तुम्हारे पास में सपोज करो सैंपल था कॉपर सल्फेट का, सबसे पहले तुम्हारा क्या था, कॉपर सल्फेट का तुमने सैंपल लिया, उसमें तुमने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया कैविटी में, तो तुम्हारा क्या बन गया, वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, CuCO3। अब जब तुमने उस सैंपल को हीट किया, हीट करोगे तो कार्बोनेट इजीली, कार्बोनेट बनाने का मुद्दा ही ये था, मकसद ही यही था कि वो इजीली ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब सुनना स्टेप, मैंने क्या किया, इस जो मेटल ऑक्साइड बन गया उसको ना रिड्यूसिंग फ्लेम में ट्रीट करवाया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात एक बार, ये आपकी जो फ्लेम थी वहीं चलते हैं एक बार, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट नहीं करवाया, मैंने ना रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करवाया है। तो सर ये कैसे संभव है कि आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लो कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जाएगा कि रिड्यूसिंग फ्लेम में जाएगा? तो बेटा ये संभव है, कैसे संभव है समझते हैं, ठीक है। यही बात समझाने के लिए चारकोल कैविटी टेस्ट पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, आपको मेरी थोड़ी चित्रकारी के मजे लेने पड़ेंगे, तो देखिएगा आप ध्यान से। चलो फैल गया रायता, ठीक है साहब। नहीं 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 यार, ऐसे नहीं करते, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और, है ना। चलो देखिए, बिल्कुल बिना बोले बना रहा हूँ मैं, एकदम पूरी कंसंट्रेशन से। ये देखिएगा ये मैंने क्या बनाया है सर, फ्लेम बनानी भूल गए गए, क्या बना दिया आपने? तो बेटा ध्यान से सुनना है, समझाने के लिए लाया हूं मैं तुम्हें। क्या समझाने के लिए लाया हूं, सुनना ध्यान से। बेटा हम ना एक चीज का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लो पाइप। हम ना एक चीज का यूज करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लो पाइप। क्या होती है, बेसिकली स्टील की पाइप होती है, लोहे की पाइप होती है, जिसके अंदर जब आप एयर ब्लो करते हो ना अपनी साइड से, तो उससे जो फ्लेम बनती है आपको समझ में आता है, अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है कि रिड्यूसिंग फ्लेम है। ठीक है, तो समझना ध्यान से क्या होता है। अगर आपने बनानी है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अगर आपने क्या बनानी है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो ध्यान से सुनिएगा, आप ब्लो पाइप को यहां रखोगे। आप ब्लो पाइप को कहां रखोगे, अंदर इस फ्लेम के, कहां, कितना अंदर, 1/3 अंदर। तो जब हम ब्लो पाइप को इस अंदर वाली फ्लेम के 1/3 तक अंदर ले जाते हैं, और फिर बाहर से अगर मैं क्या कर रहा हूं, एयर ब्लो कर रहा हूं, ठीक है, अपने मुंह से अगर मैं एयर ब्लो कर रहा हूं, तो जो आपके पास फ्लेम बनती है वो कैसी फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कब बनती है, जब आप अंदर वाली फ्लेम के 1/3 तक उस ब्लो पाइप को डाल के बाहर से एयर ब्लो करते हो।
परंतु यदि आपने बनानी है रिड्यूसिंग फ्लेम, यदि आपको बनानी है रिड्यूसिंग फ्लेम, तब आप क्या करोगे, इतना अंदर नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, आप ये बाहर ही रखोगे इसको, और जब आप बाहर रख के एयर ब्लो करोगे तो बेटा इस वाले केस में जो फ्लेम आएगी, वन थर्ड आपने अंदर नहीं घुसाया, आपने फ्लेम के बिल्कुल बाहर रखा, तो इस समय जो आपकी फ्लेम बनेगी वो आपकी कैसी होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम। कैसी होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब आप वन थर्ड अंदर तक चले जाते हो और तब एयर ब्लो करते हो तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है, और जब आप बाहर से ही ब्लो करते हो तो रिड्यूसिंग फ्लेम बनती है। अभी चारकोल कैविटी में मैंने कौन सी फ्लेम की बात करी है, रिड्यूसिंग फ्लेम की, तो ध्यान रखिएगा एयर ब्लो बाहर से होगी। ठीक है, जब तुम लोग लैब में खुद करोगे ना एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हें सिखाई जाएगी ये बात, बताई जाएगी ये बात, तुम खुद करोगे भी इस बात को, पर हाँ अभी के लिए समझ लो ये चीज इस तरीके से, रफ आइडिया से। ठीक है, रिड्यूसिंग फ्लेम में बात होगी, कैसे रिड्यूसिंग फ्लेम बनती है आप समझ चुके हो, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप सैंपल में सोडियम कार्बोनेट मिलाते हो, किस रेशो में मिलाते हो, 1:2 में मिलाते हो, कार्बोनेट बनाते हो। कार्बोनेट क्यों बनाते हो, क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है ऑक्साइड्स में, तो ठीक है साहब ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे ही ऑक्साइड बनाया, अब इसे हम किस फ्लेम में ट्रीट कराते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में ट्रीट करवाते हैं। किस फ्लेम में कराते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। और रिड्यूसिंग फ्लेम में तो क्या मौजूद होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन मौजूद होते हैं। अगर अनबर्न्ड कार्बन मौजूद होते हैं तो कॉपर का क्या हो जाता है, रिडक्शन। कॉपर का हो गया रिडक्शन, तो +2 से कॉपर कहां चला गया, 0, और इसका कलर कैसा आ जाता है, रेड। कलर कैसा आ जाता है, रेड। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। ओके, तो आपके पास में इस तरीके से जो मेटल आएगा वही आपका क्या दिखाएगा, हर मेटल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, और वो जो कलर होगा उसी से आपका काम क्या होगा, चल जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। ठीक है भाई, हर मेटल का कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा। अब एक और एग्जांपल देख लो जिंक का, एक और एग्जांपल देख लो जिंक का। जिंक में क्या हुआ, मैंने वही सल्फेट सैंपल लिया, कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया, क्या होगा, उसका कार्बोनेट बनेगा। कार्बोनेट जो बनेगा वो उसका फायदा क्या होगा, वो इजीली ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, आपके डिकम्पोज हो जाएगा। अब ऑक्साइड को आप क्या करोगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में ट्रीट कराओगे। रिड्यूसिंग फ्लेम में ट्रीट कराओगे तो जिंक जो है वो +2 से कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना था, पर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। मेटलर्जी के टाइम पे तुम ये रिएक्शंस पढ़ चुके हो, तो तुम्हें उतना नया नहीं लग रहा होगा, कार्बन रिडक्शन पढ़ा है तुमने वहां पे, है ना। पर पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो जिंक बनता है ना, ये बनता है वेपर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बनता है, वेपर्स की फॉर्म में। तो ये वेपर्स जो है वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं, और जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर मैं बोलूं कौन सी फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, क्योंकि वो क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में। जबकि ये कौन सी फ्लेम थी तुम्हारी, रिड्यूसिंग फ्लेम। बेटा ये एयर के कांटेक्ट में आके क्या बनाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ZnO। क्या बनाएगा, ZnO। और इस समय जो ऑक्साइड का कलर आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा। तो बेटा आपको ये बात समझ आई क्या कि चारकोल कैविटी टेस्ट से दो तरीके के प्रोडक्ट आ सकते हैं, या तो आपको मेटल मिल सकता है, या फिर आपको क्या मिल सकता है, रेजिड्यू। इसको आप जो ऑक्साइड बनता है इसे आप क्या कह सकते हो, रेजिड्यू। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब रेजिड्यू बनेगा और कब मेटल बनेगा, ये तो मैं बताऊंगा ना बेटा, ये तो मेरा काम है, दैट आई विल टेल यू, नो इश्यूज। बट हाँ आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। अगर ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था जो आपको समझ आना चाहिए था, और ऐसा कुछ मेटल्स और करते हैं, तो देखते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये वाला टेस्ट कौन से मेटल देते हैं। जैसे आपका बोरेक्स बीट टेस्ट था, और जो आपका माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट था, वो तो हमने उस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनिडियम का, क्रोमियम से लेके कॉपर तक के सारे देते थे। पर अब ये जो चारकोल कैविटी टेस्ट है, ये लोग देते हैं। ठीक है, ये कौन देते हैं, ये लोग देते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसको याद कैसे रखोगे। तो बेटा ये क्या है, ये कैडमियम +2, AS का +3, जिंक का +2, PB का +2, कॉपर का +2। ये आयंस हैं जो आपका कौन सा टेस्ट देते हैं, चारकोल कैविटी टेस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा सैंपल चारकोल कैविटी टेस्ट देता है। तो आपको याद होगा जब भी तो कर पाओगे, तो इसको याद करने की ट्रिक सीखनी पड़ेगी। और अगर इसको याद करने की ट्रिक सीखनी पड़ेगी तो सुनिएगा ध्यान से, हम बोलते हैं क्यूट पंजाबी, क्यूट पंजाबी जानेमन, क्यूट पंजाबी जानेमन ऑस्ट्रेलिया में कूद गई। ध्यान से सुनिएगा, क्यूट पंजाबी जानेमन ऑस्ट्रेलिया में कूद गई। ऐसा दिल तोड़ दिया भाई तुमने उसका, ऑस्ट्रेलिया जाके भी कूद गई। तो क्यूट मतलब कॉपर, पंजाबी मतलब लेड, जानेमन मतलब जिंक, ऑस्ट्रेलिया में मतलब आर्सेनिक,
कूद गई मतलब कूद का मतलब कैडमियम और ऑस्ट्रेलिया का मतलब आर्सेनिक। तो क्यूट पंजाबी जाने मन ऑस्ट्रेलिया में कूद गई। ठीक है, अगर ये समझ में आ गई तुम्हें रेडिकल के नाम, तो अब याद करने हैं इनके कलर। तो ध्यान से देखिए, कैडमियम +2 का कलर आता है ब्राउन, आर्सेनिक का आता है व्हाइट, जिंक का आता है व्हाइट, लेड का आता है ग्रे, कॉपर का आता है रेड, है ना। अच्छा, अगर ये वाली बात समझ में आती है आपके पास में, तो इसको कैसे याद रखोगे? तो ब्राउन, ब्राउन को अब याद रख लो ब्रो, ब्राउन को याद रखो ब्रो। अब क्या बोलेंगे? ब्रो, वाइट वाइट गर्ल, ग्रे को लिखते हैं गर्ल और इसको लिखते हैं इन रेड ड्रेस। ठीक है, सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इजीली हो जाता है, दैट्स इट। हमने क्या बोला? ब्रो, वाइट वाइट गर्ल इन रेड ड्रेस। ओके, क्लियर है? तो हमने क्या बोला यहाँ पे? ब्रो का मतलब ब्राउन, वाइट वाइट कैरेक्टरिस्टिक कलर डायरेक्ट ही आ गया, गर्ल इन रेड ड्रेस। समझ आ गई क्या बात? पक्का? तो बेटा ये सब जो मैंने आपको कलर्स बताए हैं, ये किसके कलर्स हैं? ये सब जो मैंने आपको कलर्स बताए हैं, ये जनरली आपके पास में कलर्स हैं इनके रेजिड्यू के। कैसे कलर्स हैं इनके? रेजिड्यू के। हम बात करते हैं कभी कभी ये मेटालिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जो मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसकी बात करनी पड़ेगी, पर उससे पहले तुम्हें ट्रिक याद होनी चाहिए। अगर ये ट्रिक याद है तो अब देखो ध्यान से, ये जो जिंक है वो कोल्ड जब होता है तो व्हाइट होता है और हॉट जब होता है तो येलो होता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। सिमिलरली आप बोलते हो लेड जो है वो कोल्ड जब होता है तो ग्रे होता है और येलो होता है कब? जब हॉट होता है। तो आपकी जो ट्रिक है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, आपने बाकी सब जो जैसे याद कर रखा था वैसे ही याद रखो। बस इतना ध्यान कर लो, जिंक और लेड के आगे आप क्या कर दोगे? एक एक येलो और ऐड कर दोगे, और येलो कलर कब आएगा? जब वो हॉट होगा। ठीक है, जिंक वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, एक मेटल है, दिस इज व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड येलो व्हेन हॉट। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, तब तुम्हें समझ आएगी ये बात। ठीक है, व्हाइट व्हेन कोल्ड और येलो व्हेन हॉट। ठीक है साहब। अब सुनो, आपके मोस्टली सारे रेजिड्यू ही होते हैं, बट दो कलर्स ऐसे हैं जो मेटल में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे लेड का ग्रे कलर जो है वो मेटालिक फॉर्म में आएगा, और कॉपर का रेड कलर जो है वो मेटालिक फॉर्म में आएगा। और ये तो आप देख ही सकते हो, कॉपर का रेड और आपके पास में अपने मेटालिक फॉर्म में पड़ा ही है, और लेड का ऐसी कौन सा कलर आता है? ग्रे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होगा? क्यूट पंजाबी जाने मन ऑस्ट्रेलिया में कूद गई, ब्राउन वाइट ब्रो, वाइट वाइट गर्ल इन रेड ड्रेस, और येलो येलो आपने ऐड कर दिया। ठीक है साहब, समझ आ गई बात? बताओ, फोड़ दोगे कि फूट जाओगे? बेटा ये कलर्स याद हो गए ना, तो तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीख ली है। तुमसे कितने सवाल बन जाएंगे, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जेई एडवांस का एक एक सवाल करने के लिए जनता मर जाती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती है। आपने वो चीज समझ ली है जिससे क्वेश्चन आते हैं और 10 सेकंड में आप आंसर कर दोगे, टाइम भी बचेगा और नंबर भी उतने ही मिलेंगे जिसमें 5 मिनट खर्च करे थे उसके बराबर। सही बात है? चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो हम बात करते हैं आगे, चीजों को बढ़ाते हैं आगे। चारकोल कैविटी टेस्ट समझ में आ गया ना, तो अब चलते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट की तरफ। एक बार गो थ्रू करो क्या लिखा हुआ है, इतने हम पानी पीते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं अंतर। मैंने कहा था चारकोल कैविटी का एडिशन ही है कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, गो थ्रू करना जरा, जल्दी जल्दी देखो। हाँ जी, कर ले आगे बात, देख लिया गया? चलो साहब, अगर यहां तक देख लिया है तो अब बात करते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में ऐसा क्या होता है। तो बेटा ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, इस पे आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। बेसिकली जब आप चारकोल कैविटी टेस्ट करवाते हो ना, चारकोल कैविटी टेस्ट, तो उसमें जो रेजिड्यू आता है, ऑक्साइड जो आता है, यदि वो ऑक्साइड का रेजिड्यू है व्हाइट, यदि उस ऑक्साइड का रेजिड्यू आ रहा है व्हाइट, तो हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ता है? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज हम नहीं करते, पर यदि उसका रेजिड्यू व्हाइट आ रहा है तो हमें कैसा टेस्ट करना पड़ता है? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है साहब, तो ये सिर्फ और सिर्फ जब किया जाता है जब जो आपका रेजिड्यू आया है वो व्हाइट कलर का है। फॉर एग्जांपल जिंक के केस में आ सकता है, मैग्नीशियम के केस में आ जाता है, टिन के केस में आ जाता है। जब चारकोल कैविटी कराते हैं तो उसका रेजिड्यू आता है व्हाइट। तो जब रेजिड्यू आता है व्हाइट तो हम उस केस में क्या कराते हैं? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, क्योंकि व्हाइट से हमें कुछ समझ आता नहीं है।
तो हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर चाहिए, तो अब अगर चारकोल कैविटी वो टेस्ट नहीं दे सकता, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, उसी जो सैंपल आपने लिया था उसमें आप थोड़ा सा क्या ऐड कर दोगे, अब कोबाल्ट नाइट्रेट। तो आपका सैंपल का जो मेटल ऑक्साइड बना था, वो कोबाल्ट नाइट्रेट जब ऐड होगा तो वो भी हीट होकर अपने ऑक्साइड में टूट जाएगा, मेटल का ऑक्साइड कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ क्लब हो जाएगा और मिक्स्ड ऑक्साइड बना देगा। क्या कर देगा, साथ में मिलके मिक्स्ड ऑक्साइड बना देगा। समझ में आई बात? बस समझो मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट जो रेड कलर का होता है। ठीक है, आपने 2 से 3 ड्रॉप डाली कोबाल्ट नाइट्रेट की जो रेड कलर का होता है, और क्या करोगे, वो जो रेजिड्यू जो व्हाइट कलर का आया है उसे स्ट्रांगली हीट करोगे। कैसे हीट करोगे, इस बार बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे। कैसे हीट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग हीट में, वो भी किसकी हेल्प से, ब्लो पाइप। आप ध्यान से सुनिए, जब आपने चारकोल कैविटी किया था तो आप कौन सी फ्लेम यूज कर रहे थे, रिड्यूसिंग फ्लेम, मतलब आप ब्लो पाइप को बाहर ही रख रहे थे और एयर डाल रहे थे बाहर से, है ना। पर इस बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करना है, तो आपको 1/3 अंदर डालना पड़ेगा, इसको सही से फ्लेम को अंदर 1/3 फ्लेम तक, लेंथ तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर आपको एयर ब्लो करनी पड़ेगी। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे यहां पे, तब आप बोलेंगे कि आपके पास में क्या आएगा। देखो ध्यान से, जब आपने बोला कि आप ब्लो पाइप की, जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसको हीट करोगे स्ट्रांगली, और फिर जब आप कलर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा अब वो व्हाइट से कुछ और आ गया, व्हाइट से कुछ और आ गया, तो आपका टेस्ट हो गया सक्सेसफुल। क्लियर है? रिएक्शन क्या होगी, सुनो ध्यान से। जो कोबाल्ट नाइट्रेट तुमने रेड कलर का डाला है वो हीट होगा, हीट होगा तो ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, अपने ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस निकल जाएगी और O2 गैस निकल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि एक मेटल नाइट्रेट है रेड कलर का, जब उसे हीट करते हैं तो बताओ वहां पे ना एक ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस निकलती है और एक कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस निकलती है, तो वो मेटल नाइट्रेट कौन सा है। तो बेटा ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस कौन सी है, NO2। अब ये पैरामैग्नेटिक कैसा है, स्ट्रक्चर बना के तुम्हें पता है, और ये है कलरलेस पैरामैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक कैसा है, इसका जवाब तो MOT देती है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने बोला एक ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस है, कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस है। चलो साहब ओके। अब मैंने क्या किया, ये जो कोबाल्ट का ऑक्साइड बना है ये किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, वो जो रेजिड्यू में मेटल का ऑक्साइड बना था, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बनता है, मिक्स्ड ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटल का ऑक्साइड है MO, किस तरीके के मेटल है, जिंक, टिन, Mg, तो इनके मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, MgO, SnO, ZnO, है ना। तो अगर इस तरीके का मेटल ऑक्साइड है तो MO टाइप की फॉर्म ली मैंने, उसको किससे रिएक्ट करवाया, कोबाल्ट के ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा बेटा, COO.MO। ठीक है, ये आप कंबाइन करके लिख सकते हो COMO2। क्लियर है साहब, मिक्स्ड ऑक्साइड बन गया दो मेटल का। ठीक है भाई, पर अगर आपने Al2O3 टाइप का ले लिया, M2O3 टाइप का ऑक्साइड ले लिया और उसको कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जोड़ना ही है, तो COO.Al2O3 या COAl2O4। ठीक है, ये हो गया COMO2 और ये हो गया COAl2O4। ठीक है साहब, मिक्स्ड ऑक्साइड समझ में आया। अगर ये बात समझ में आई तो यहाँ ध्यान रखने योग्य क्या बात है, पहली बात, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत जब पड़ी जब चारकोल कैविटी टेस्ट से जो रेजिड्यू आ रहा था वो कैसे कलर का आ रहा था, व्हाइट। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसको कैसी फ्लेम में यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में यूज करते हैं। तीसरी बात, यहां पे क्या बनता है, मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कलर्स की। तो बेटा ये कुछ सैंपल्स हैं, ये 4 सैंपल ही आपके सिलेबस में जो आपको ध्यान रखने हैं जनरली, ये क्या करते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स बनाते हैं या कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट देते हैं। तो बेटा इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद कर लेते हैं। देखो हम बोलेंगे संजना, संजना मांगे आलू बैंगन, संजना मांगे आलू बैंगन। संजना मतलब टिन, सन मतलब टिन, जना मतलब जिंक, मांगे मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, बैंगन मतलब B और G है ना बैंगन में, तो ब्लू और ग्रीन। तो संजना मांगे आलू बैंगन। अब आगे क्या होगा, ये हम बोल देंगे यहां पे गौरी पिए ब्लू वाटर, आज ब्लू है पानी पानी। तो देखो भाई, संजना मांगे आलू बैंगन, गौरी पिए ब्लू वाटर। क्लियर है जी, आज ब्लू है पानी पानी, तो बस वो ब्लू वाला पानी इसको पीना था। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात अच्छे से। अच्छा, तो आपके पास में कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स बनेंगे वो आपको समझ आ गए। बेटा कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में जो मिक्स्ड ऑक्साइड बनेंगे, एक बार ध्यान से देखना उनका फॉर्मूला क्या क्या होगा। तो हम बोल देंगे जो टिन वाला है उसका फॉर्मूला क्या होगा, COO.SnO। मानते हो आप बात, जिसका कलर कैसा हो जाएगा, CO.ZnO का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। अच्छा, इसका क्या कलर हो जाएगा, COO.ZnO।
यहाँ पे आपने क्या बोला, ग्रीन। बेटा ये जो होता है ना, इसको एक कॉमर्शियल नाम दिया जाता है, इसका कॉमर्शियल नाम होता है रिनमेंस ग्रीन। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है रिनमेंस ग्रीन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए COO.ZNO जो है ये आपका क्या कहलाता है, रिनमेंस ग्रीन। ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके जी, चलो। अगर रिनमेंस ग्रीन समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं आगे। अबे यार ये नहीं आ रहा डब्बे में, कोई बात नहीं। CO.ZNO समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। हम लोग को अगर Mg की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे COO.MgO। और अगर एल्यूमिनियम की बात करनी है तो क्या हो जाएगा, COO.Al2O3। ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। इसका भी एक कॉमर्शियल नाम होता है थेनार्ड ब्लू। सबके नाम याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट ये दोनों नाम आपको ध्यान होने चाहिए, ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो भाई अगर तुम्हें कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट भी समझ में आ गया, अगर तुम्हें चारकोल कैविटी टेस्ट भी समझ में आ गया, तो बताओ क्या ये भी डन है और क्या ये भी डन है। हाँ जी, बताना तो, क्या ये भी डन है और क्या ये भी डन है, बताओ। मैंने कहा था बड़ी जल्दी हो जाएंगे ये टेस्ट, तो तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, अब हमें पढ़ना है अपना एक आखिरी टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। और फिर हम करेंगे सवाल, देखेंगे कि जो हमने टेस्ट पढ़े हैं इन पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताना, ये जो ड्राई टेस्ट है ये तुम्हारे कंफर्मेटरी टेस्ट है या प्रिलिमिनरी टेस्ट है। तो बेटा ये तुम्हारे हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। यहां से आपको अंदाजा लगता है कि अच्छा ये वाला आयन हो सकता है, फिर आप कंफर्मेटरी तो वेट टेस्ट से ही करते हो, ये आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है। तो सर आपने पहले कंफर्मेटरी पढ़ा दिया फिर आप प्रिलिमिनरी पढ़ा रहे हो, ये क्या तरीका हुआ। तो बेटा बात ये है कि कंफर्मेटरी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वहां प्रिलिमिनरी भी वेट वाले पढ़ा दिए और कंफर्मेटरी भी वेट वाले पढ़ा दिए। ये ड्राई टेस्ट मेरी कैटेगरी अलग थी तो मुझे अलग से लेना था। प्रिलिमिनरी है मैंने तुम्हें बता दिया, बट आप देखो अब इसको वहां पढ़ाता तो एक फ्लो बिगड़ता। अगर मैं बीच में ड्राई ले आता बीच में वेट लेता तो तुम वो रिएक्शन वाले जोन में ही नहीं जा पाते। अब यहाँ रिएक्शन आज है ही नहीं, बस कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, सुनते जा रहे हैं, कलर देखते जा रहे हैं, राइट। तो इसको मैंने एक अलग से कैटेगरी में रखा। ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था जब मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में भी आ सकता है, और नहीं आया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन चिल है, चल रहा है। ठीक है, ये क्लास भी निकल जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो बेटा अगला टेस्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज योर फ्लेम टेस्ट। ठीक है, फ्लेम टेस्ट में क्या होता है भाई, फ्लेम टेस्ट तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, आप लोग लेते हो एक फ्लेम। आप बोलोगे ओहो सर, आज तो मतलब इतनी फ्लेम बना दी है आपने, इतनी फ्लेम बना दी है, अभी दिवाली का सारा जादू आप पे ही आ रहा है, दिवाली का सारा जादू आप पे ही आ रहा है। अब देखो यार, तुम्हारे कहते ही तुम्हारे टोकते ही मेरी ड्राइंग खराब हो गई ना, बिल्कुल नजर लगा दी तुम लोगों ने। चलो ये मैंने फ्लेम बनाई, ये आपकी कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये आपकी कैसी है, रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है साहब, यहाँ पे आपका अनबर्न्ड कार्बन और ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्यों बनाई है मैंने, सुनना ध्यान से। ये मेरे पास है एक प्लैटिनम वायर, ये मैंने इसको लूप कर रखा है, ये प्लैटिनम वायर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, ये है मेरा टेस्टिंग सॉल्ट। और बेटा मेरे पास में ना यहाँ पे बीकर में रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो जनरली क्या होता है, आपका सॉल्ट का सैंपल कैसा भी हो, आप जब चारकोल कैविटी टेस्ट कर रहे थे या कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कर रहे थे तो आप कार्बोनेट्स यूज कर रहे थे, राइट। आप कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे उसके। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को लेते हैं। क्योंकि बेटा हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेटल के जो क्लोराइड्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर मेटल के क्लोराइड्स आपके बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं तो उनको आप इन सिटू बना सकते हो। अगर आपने उनको इन सिटू बनाया तो मैंने क्या बोला, हम मेटल के क्लोराइड ले लेते हैं। कैसे मेटल का क्लोराइड लिया, जो भी मेरे पास में सॉल्ट का सैंपल था इसमें मैंने क्या मिला दिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला दिया। मेटल के क्लोराइड्स अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो वो जल्दी वेपर्स बना लेंगे, हम टेस्ट कर पाएंगे, हमें कलर मिल जाएगा। उसको बनाते कैसे हैं, मैंने बोला जो भी आपके पास में टेस्टिंग सॉल्ट था उसमें आपने क्या मिला दिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला दिया। और ये जो पेस्ट आपका बन गया सॉल्ट और HCl का,
इसको आप टेस्ट करते हो फ्लेम के लिए। जो पेस्ट आपका बन गया सॉल्ट और HCl का, इसको आप टेस्ट करते हो फ्लेम के लिए। कैसे टेस्ट करते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये आपके पास में फ्लेम थी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, प्लैटिनम वायर ली और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल के इसको फ्लेम में लगा दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्लैटिनम वायर ली, उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला और उसको फ्लेम पे लगा दिया। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि जो भी प्लैटिनम वायर पे कुछ डस्ट लगी हुई होगी ना, वो सारी डस्ट क्या होगी, हट जाएगी। सारी डस्ट क्या होगी, हट जाएगी। अगर सारी डस्ट हट गई, अब जब इसको मैंने रेड हॉट कर दिया, बिल्कुल गर्म कर दिया, अब मैं आके इसको किस में डालूंगा, मैं इसको डालूंगा पेस्ट में। किसके पेस्ट में डालूंगा, जो आपका सॉल्ट का और जो आपके कॉन्सेंट्रेटेड HCl का पेस्ट बना है। सॉल्ट का और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो पेस्ट बना है, उसके अंदर आप इस रॉड को लाके क्या करोगे, डिप करोगे। जैसे आप इसको लाके डिप करोगे और फिर इसको फ्लेम के अंदर लेके आओगे, तो बेटा इस समय पे फ्लेम के अंदर उस जो सोल्यूशन, जो आपका उस सॉल्ट वाला जो पेस्ट लगा है, उस पे क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक कलर। और उस फ्लेम की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा, इसी टेस्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लेम टेस्ट। हर मेटल के लिए वो कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आई बात। और बेटा हर मेटल के लिए अगर वो अलग अलग होता है, तो बेटा ये हमारे पास कुछ मेटल हैं जिनके कलर हमें याद रखने हैं। हर मेटल के साथ कलर कुछ अलग अलग होता है, तो ये हमारे कुछ मेटल हैं जिनके कलर हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। बट मेरा सवाल ये है, मेरा पॉइंट ये जो आपको ध्यान रखना है, कि ये फ्लेम टेस्ट करवाने के लिए आप मेटल के सैंपल को किस में कन्वर्ट करते हो, मेटल के क्लोराइड्स में। क्योंकि वो कैसे होते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल, तो इन्हें हम इन सिटू बना लेते हैं। कैसे इन सिटू बना लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दो, क्लोराइड ही तो बन जाएगा उन मेटल्स का, राइट। तो मेटल के क्लोराइड्स यूज करते हो आप। अच्छा साहब, ठीक है। ये हमारे पास में एक ट्रिक है, जिसकी वजह से, मतलब ट्रिक मैं बताऊंगा अभी। ये कुछ मेटल्स हैं जिनके कलर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये बहुत सारे कलर्स आप पहले पढ़ चुके हो क्या? भाई एक बात याद करो, जब तुम्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया गया था, तो तुम्हें बताया था कि एल्कली मेटल्स में क्या फ्लेम टेस्ट आता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या फ्लेम टेस्ट आता है, बताया था ना। तो एल्कली मेटल के कलर्स भी आ गए थे और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कलर्स भी आ गए थे। उस तरीके से कुछ और एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिए, जो तुम्हारे काम आते हैं, जो तुम्हें उस वक्त नहीं पढ़ाए गए थे, ठीक है। जैसे कि कॉपर और निकल, ये एक्स्ट्रा है जो उस वक्त नहीं पढ़ाए गए थे। तो इसको याद रखना है आपको। ओके, कैसे याद रखेंगे इसको, तो सोचो इसको कैसे याद रख सकते हैं। कोई ट्रिक बना सकते हैं क्या हम इसकी, कोई ट्रिक बना सकते हैं क्या हम इसकी, सोच के देखना एक बार, क्या ट्रिक बना सकते हो इसके पास में। तो सुनो ध्यान से, हम यहां बोलेंगे, हम बोलेंगे सर का भाई करण। अब तुम करण रखो, तुम कमलेश रखो, तुम कोई और रखो, ठीक है। सर का भाई करण क्यों नहीं निकला। अरे भैया, सर सारी दुनिया को जेई नीट करवाते फिर रहे हैं, सर का खुद का भाई तो निकाल ही नहीं पाया एग्जाम। तो सर का भाई क्यों नहीं निकला, ठीक है। सर का मतलब स्ट्रॉन्शियम, का मतलब कैल्शियम, भाई मतलब बेरियम, करण का क मतलब पोटेशियम, क्यों मतलब कॉपर, नहीं मतलब सोडियम, निकला का नी मतलब निकल। तो सर का भाई करण क्यों नहीं निकला। ओके, इतनी बात समझ आई। अब यहां पे थोड़ी इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं, कि अब भाई अगर जेई में नहीं निकला, तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कॉलेज में तो चला ही जाएगा। किसी ना किसी कॉलेज में चला जाएगा, तो वहां पे उसको पसंद आया कोई सामान। क्या सामान पसंद आया, एक्चुअली सामान एक गलत टर्म हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला सर का भाई करण क्यों नहीं निकला, तो वहां पे उसने बोला कि, उसको ने क्या बोला, उसने कहा कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की लड़की रूबीना, ठीक है। ध्यान से देखो, सर का भाई करण क्यों नहीं निकला, कंप्यूटर साइंस की लड़की रूबीना, ऐसे ध्यान रखेंगे इसको, क्लियर है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की लड़की रूबीना, ये जब ट्रिक आपके पास में समझ में आ गई है, तो अब हम बात करते हैं इसके थ्रू कलर्स कैसे याद करेंगे। क्या याद करेंगे, कलर्स कैसे याद करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कलर्स का। कलर हमारे पास क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड होता है, कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है, पोटेशियम का वॉयलेट होता है, कॉपर का ब्लूइश ग्रीन, ये गोल्डन येलो, ब्राउन, ब्लू, रेड और पेल वॉयलेट, ठीक है। जब ये कलर्स की बात हो गई, तो बेटा इस कलर को याद करने के लिए भी एक ट्रिक बनाई जाती है। क्या ट्रिक बनाई जाती है, हम बोलते हैं, सुनो ध्यान से, क्रीम को ब्रेड से, सुनना ध्यान से, क्रीम को ब्रेड से एप्पल ग्रीन के साथ खाओ।
अभी एप्पल ग्रीन तक हमारी काम की बात थी, के साथ खाओ तो हमने एक लाइन जोड़ दी है, ठीक है। तो क्रीम को ब्रेड से एप्पल ग्रीन के साथ खाओ, तो आप क्या बोल दोगे, आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि क्रीम का जो सी है वो है क्रिम्सन रेड का मतलब, ब्रेड है ब्रिक रेड का मतलब, एप्पल ग्रीन है आपका बेरियम का कलर, ठीक है। तो क्रीम को ब्रेड से एप्पल ग्रीन के साथ खाओ, इतनी बात समझ आई। जब इतनी बात आपको समझ में आती है तो हम बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे बेटा ये जो कलर्स याद रखने हैं इनके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वॉयलेट का मतलब है वंदना, ये है। ब्लू ग्रीन का मतलब है भाभी जी ने कहा, तो बेटा भाभी का मतलब बी जो है वो ब्लू हो गया, जी का मतलब ग्रीन हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्रीम को ब्रेड से एप्पल ग्रीन के साथ खाओ, ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट हो गया। वंदना भाभी जी ने कहा, तो वंदना वॉयलेट का वी, ठीक है। भाभी जी ने कहा, तो भाभी का मतलब ब्लू और जी का मतलब ग्रीन, ठीक है। अब भाभी जी ने कहा, येलो गोल्ड ला कर दो, भाभी जी ने डिमांड करी है भाई साहब सोना चाहिए, येलो गोल्ड ला कर दो। तो वंदना भाभी जी ने कहा येलो गोल्ड मतलब गोल्डन येलो कलर हो गया, ठीक है। येलो गोल्ड ला कर दो वरना भूखी मर जाऊंगी, वरना क्या हो जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी। तो ये जो भूखी मर जाऊंगी है, ये जो बी है वो किस पे जा रहा है, ब्राउन पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्रीम को ब्रेड से एप्पल ग्रीन के साथ खाओ, वंदना भाभी जी ने कहा येलो गोल्ड ला कर दो वरना भूखी मर जाऊंगी, और भूखी का बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, ठीक है साहब। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस में क्या होगा। तो कंप्यूटर साइंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्लू रेड पेल वॉयलेट, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की लड़की रूबीना, इसके कलर आप याद रखिए ब्लू रेड पेल वॉयलेट, ठीक है साहब। ये था आपका फ्लेम टेस्ट, देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। मैंने क्या बोला, सर का भाई करण क्यों नहीं निकला, कंप्यूटर साइंस की लड़की रूबीना, यहां पे क्रीम को ब्रेड से एप्पल ग्रीन के साथ खाओ, वंदना भाभी जी ने कहा येलो गोल्ड ला कर दो, भाभी जी मतलब ब्लू ग्रीन, ठीक है। भाभी से मत ध्यान रख लेना कि ब्लू टिक करके आ जाओ, भाभी जी लिखने का पर्पज ये है कि ब्लू ग्रीन मेरे को हाईलाइट करवाना था, ठीक है। येलो गोल्ड ला कर दो वरना भूखी मर जाऊंगी, भूखी मतलब ब्राउन, ठीक है। और फिर ये ब्लू रेड पेल वॉयलेट, क्लियर है जी, समझ आ जाएगी बात। अच्छा, अगर फ्लेम टेस्ट भी समझ में आ गया तो बेटा यहाँ पे दो रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये एस ब्लॉक में भी बताया जाता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं देते। लिथियम देता है, सोडियम देता है, पोटेशियम देता है, रुबिडियम देता है, सीजियम देता है। तुम देखो ध्यान से, ग्रुप 1 के मेटल जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके सब फ्लेम टेस्ट में कलर देते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप 2 की बात करोगे तो आप बोलते हो कैल्शियम देता है, स्ट्रॉन्शियम देता है, बेरियम देता है। ग्रुप 2 में बेरिलियम और मैग्नीशियम भी तो है, बट ये कोई भी कलर नहीं देते। भाई फ्लेम टेस्ट में कलर आता कैसे है आखिर, तो भाई सीधी सी बात है, हीट करोगे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन स्टेट में जाके वो स्टेबल तो नहीं होंगे, वो डी एक्साइटेड होना चाहेंगे, जब डी एक्साइटेड होंगे तो विजिबल रेंज में कोई कलर एमिट करेंगे और वो कलर हमें दिख जाता है और उसके हिसाब से हम वेवलेंथ बता देते हैं, तो वो जो कलर आता है उसकी वजह से फ्लेम टेस्ट आ जाता है। परंतु बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता, इजीली नहीं निकल पाता, तो एक्साइटेशन नहीं हो पाता, एक्साइटेशन नहीं हो पाता तो डी एक्साइटेशन नहीं हो पाता, और डी एक्साइटेशन नहीं हो पाता तो कलर नहीं आ पाता। तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे आपका कोई कलर नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस कंप्लीट्स योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्राई टेस्ट। हमने कंफर्मेटरी टेस्ट, हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट सारे निपटा दिए फॉर एसिडिक रेडिकल्स एज वेल एज बेसिक रेडिकल्स, ठीक है साहब। इसके साथ में हमारे सारे टेस्ट ओवर होते हैं। अब हमें आगे क्या बात करनी है, तो एक तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस अभी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या बात करनी है बेटा, हमें बात करनी है कि हमें कुछ सॉल्युबिलिटी की बातें पता होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता है कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल, कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल, क्वेश्चन आता है इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, उस सॉल्ट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हर किसी के हीटिंग इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बातें हमें करनी है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान है जब मैं आपको बेसिक रेडिकल के टाइम रिएजेंट्स बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि तुम देख पा रहे हो ये NH4Cl प्लस NH4OH यूज किया है, NH4OH और NH4 होल टू बाई CO3 यूज किया है, तो मैं दो दो तीन तीन रिएजेंट्स क्यों ले रहा हूं, तो ये मैं क्यों ले रहा हूं, उसमें
कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, NH4Cl NH4OH कॉमन आयन है, NH4OH NH42CO3 कॉमन आयन है, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या होता है, वो बातें करनी है। इतना पोर्शन हमारा बचा है, वो हम कवर करेंगे। अभी फटाफट से हम क्या शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। बोरेक्स ऑन हीटिंग विद COO फॉर्म्स अ ब्लू बीड ऑफ। जब बोरेक्स को आप हीट करते हो COO के साथ में, तो ब्लू बीड क्या बनाता है? तो बेटा पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा, बोरेक्स को हीट कर रहे हो कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ, जब ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हो और वो ब्लू बीड बना रहा है, तो बेटा वो किसकी वजह से बनाएगा? वो बनाएगा मेटाबोरेट की वजह से। ये कभी बनता नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, मेटाबोरेट बनते हैं। कोबाल्ट पे +2 BO2 पे माइनस, कोबाल्ट का मेटाबोरेट बन जाएगा, जिसकी वजह से कलर आ जाएगा। राइट, ठीक है साहब। अगर ये वाली बात समझ में आ गई, और ये तो मैंने आपको याद करवाया था कि कोबाल्ट के केस में हर वक्त कलर कैसा आता है? ब्लू आता है। तो देख लो, मेटाबोरेट्स की वजह से आ गया। दो ही वजह से बोरेक्स बीट टेस्ट में कलर आ सकता है, या तो मेटाबोरेट की वजह से या मेटल की वजह से। मेटल किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उसने हमें फ्लेम नहीं बताई है। अदरवाइज अगर उसको मेटल भी ऑप्शन में डालना होता तो वो बताता कि मुझे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आंसर दोगे या रिड्यूसिंग फ्लेम में आंसर दोगे। उसने फ्लेम डाली नहीं, तो उसने ऑप्शन भी वैसे ही बनाए हैं। अब मेटाबोरेट तो एक ही तरीके से बन सकता है, क्योंकि कोबाल्ट की वैलेंसी होती है +2 और बोरेट की वैलेंसी होती है -1। कर दो इंटरचेंज, COBO2 होल ट्वाइस। राइट, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रीन फ्लेम देता है? इनमें से कौन ग्रीन फ्लेम देता है? बेटा भिड़ते ही बेरियम। बेरियम की फ्लेम क्या होती है? एप्पल ग्रीन। आ गया आंसर। बेरिलियम तो कोई फ्लेम टेस्ट ही नहीं देता है, ठीक है। सोडियम आपका गोल्डन येलो देता है और पोटेशियम आपका वॉयलेट देता है। हो गया काम, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। विच मेटल सॉल्ट गिव्स अ वॉयलेट कलर्ड बीड इन बोरेक्स बीड टेस्ट? तो पिंक या वॉयलेट, तो याद करना, आपका क्रोमियम क्या होता था? ऑल ग्रीन होता था। फिर कौन आता था? मैंगनीज। मैंगनीज क्या होता था? पिंक पिंक, कलरलेस कलरलेस। अगर कलरलेस कलरलेस और पिंक पिंक आता है तो आंसर आ गया। सिंपल, पिंकी पिंकी, कैनेडा कैनेडा। ओके जी, आगे बात करते हैं। विच केटायन इज डिटेक्टेड बाय फ्लेम टेस्ट? केटायन इज डिटेक्टेड बाय फ्लेम टेस्ट, तो हमने बोला था एल्कली मेटल के सारे देते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं देते, बाकी देते हैं। इसके अलावा आपका कॉपर होता है, निकल होता है, ये देते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, एल्कली मेटल के सारे देते हैं, तो यही आ गया आंसर। पी ब्लॉक वालों की बातचीत नहीं हो रही है, Mg+2 देता नहीं है, अमोनियम आयन तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना। तो K+ आ गया, ये डिटेक्ट हो जाता है फ्लेम टेस्ट से। आगे बात करते हैं। विच इज नॉट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट आयंस? इनमें से कौन सा प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं है जो आयन की डिटेक्शन में काम आता है? बोरेक्स बीट टेस्ट ड्राई टेस्ट है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। फ्लेम टेस्ट ऑब्वियसली ड्राई टेस्ट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। कोबाल्ट नाइट्रेट ड्राई टेस्ट है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। पर ब्राउन रिंग टेस्ट आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन रिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, चलिए, जब हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं तो 1-2-3 सवाल और कर लेते हैं। ये देख लो जरा, द फॉर्मूला ऑफ रिनमैन ग्रीन, तो बेटा आज ही बताया था, COO.ZnO। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, COO.ZnO। क्लियर है? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देख लो। विच ऑक्साइड इज व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड येलो व्हेन हॉट? याद करो, याद करो, कौन सा ये टेस्ट? कौन सा ये टेस्ट? चारकोल कैविटी टेस्ट। जिंक, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड येलो व्हेन हॉट। मैंने कहा था ऐसा सवाल आता है, ठीक है साहब। अच्छा जी, चलो। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ Cu2+ इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पहली बात तो क्या बनता है? मेटाबोरेट बनते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम में मेटल बनता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मेटाबोरेट बनते हैं। अब कॉपर का कॉपर 2+ है, तो बेटा कॉपर पे 2+ और बोरेट पे -1, कर दो क्रिस क्रॉस, क्या बन जाएगा? CuBO2 होल ट्वाइस। ऑप्शन है क्या कहीं पे? ये रहा, ठीक है। तो ये हमने कुछ सवाल करे हैं। इसके साथ में अगला सवाल देखो, द फॉर्मूला ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? आप क्या चाह रहे हो? आपसे आपका नाम ही पूछ लेगा क्या यार वो? NaNH4HPO4.4H2O। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। समझ में आ गई थी बात? चलो कर लेंगे, मतलब अगर कर लेंगे तो बेटा इसके साथ में हमारे ड्राई टेस्ट का सफर होता है यहीं पे समाप्त। आप लोग डीपीपी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग डीपीपी के सवाल लगाइएगा, लेक्चर को बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिएगा। जब लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, डीपीपी के सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो अब मिलते हैं हम अगले सेशन में नई बातों के साथ, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।